तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक ऐसी सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसमें बहुत से इमरान खान साहब के फॉलोअर्स भी हैं, नाक़दीन भी हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि माजी में खान साहब किस तरीके से कौमी सियासत में आए और फिर कौमी सियासत में आने के बाद जो पिछले काफ़ी अरसे से खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक ताल्लुक है, जो रंजिश और उसके बाद फिर ज़ाती हमलों पर उतर आया है, इस ताल्लुक की शुरुआत कैसे हुई और इसमें मोहब्बत और नफरत का जो एलिमेंट वक्त के साथ साथ तब्दील होता नजर आया, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तो साबिर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं और आज का जो टॉपिक है बड़ा दिलचस्प है। लेकिन खान साहब के लिए सियासत में आना मेरा ख्याल है सबसे पहला और मुश्किल मरहला होगा। तो मेरा ख्याल है पहले सेशन में हम इससे बात कर लेते हैं कि खान साहब को आखिर सियासत में आने का ख्याल किस तरह आया। देखिए, खान साहब क्रिकेटर थे, बड़े अच्छे क्रिकेटर थे और फिर उनकी कप्तानी में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना नसीब हुआ। और मैं तो शुरू से कहता हूँ इमरान खान साहब हैं तो बहुत बड़े खिलाड़ी। तो आपने देखा होगा कि वो पूरी टीम की एफर्ट्स होती हैं, लेकिन उस टीम के बाकी लोगों के नाम भी किसी को शायद याद नहीं हैं। और लेकिन इमरान खान साहब ने उसको बहुत अच्छी तरीके से कैश किया और वर्ल्ड कप की जीत सिर्फ इमरान खान साहब से मंसूब हो गई है। तो और यकीनन कप्तान का क्रेडिट भी होता है, जिसकी क़ियादत में जो चीज़ अचीव की जाती हैं, तो उसकी वजह से वो स्टार तो थे, एक सुपरस्टार की हैसियत उनको हासिल हो गई। फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको शौकत खानम के लिए भी इस्तेमाल किया और जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ शादी में भी ज़ाहिरी बात है उसके क्रिकेटर की हैसियत काम आई। तो आपने देखा होगा कि उन दिनों में जब वो क्रिकेटर थे, एक तो जनरल ज़िया-उल हक की ये पॉलिसी थी कि डिक्टेटर्स ये करते हैं ना कि लोगों की तवज्जो असल मसाइल की तरफ ना जाए, तो ये खेल कूद और इन चीज़ों को वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में ये क्रिकेट का बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ाया गया पाकिस्तान के अंदर। और फिर जब इमरान खान थे तो इसलिए वो उनके भी महबूब थे। लेकिन टीम कुछ बेहतर भी तो खेलती थी ना, परफॉर्मेंस भी कुछ बेहतर थी। नहीं, परफॉर्मेंस तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि परफॉर्मेंस बेहतर थी और सारी टीम की बेहतर थी, सारी टीम भी ज़्यादा जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट बहरहाल कप्तान को ही जाता है। लेकिन ये है कि वो फिर मसलन अभी ये बाकी सालों में बाकी ममालिक ने जो वर्ल्ड कप जीते हैं ना, आप में से कितनों के नाम आपको याद हैं? नहीं, बिल्कुल खान साहब क्रेडिट ठीक है। या उसमें से किसने उनको इतनी खूबसूरती के साथ उसको, और ये एक सलाहियत होती है, होशियारी होती है कि आप अपने किसी माजी के प्रोफेशन को, मसलन उस टीम में जावेद मियादाद साहब भी थे ना, रमीज राजा थे, बहुत सारे लोग थे, वसीम अकरम थे, ठीक है। तो वो उस तरह उसको कैश नहीं कर सके। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अपनी पर्सनालिटी और फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर होने के नाते भी वो जो क्रिकेट के शायकीन थे उनके महबूब तरीन बंदे थे, आलमी सतह पे भी थे। जब तक क्रिकेट में थे उनका ये बारहा कहना था कि मैं सियासत में नहीं आना चाहता, फिर सियासत में एकदम कैसे? नहीं, तो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ ना। लेकिन चूंकि वो सियासत में नहीं आना चाह रहे थे, तो ये दो बंदों के पसंदीदा तरीन आदमी थे। एक तो चूँकि जो जनरल ज़िया-उल हक का मिशन था कि क्रिकेट को आम करें और लोगों को उस तरफ मुतवज्जे करें, तो वो भी इमरान खान साहब को बुलाते थे, मिलते जुलते थे और उसकी। और दूसरा वो नवाज शरीफ साहब के भी बड़े फेवरेट थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी क्रिकेट के शौकीन थे और फिर जनरल ज़िया-उल हक की टीम का हिस्सा थे। लेकिन उस दौरान आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब एक तो शाये थे और दूसरा इवन अपने फैन से भी दूर भागते थे और उनके साथ लोगों को में ये तासुर होता था कि जी शाये होने के साथ साथ जो है वो मगरूर भी है। मसलन हमारे क्रिकेटर में भी दो तरह के लोग होते हैं, या खासे शाये थे। वो ख़वातीन ही जानती है। तो मसलन शुएब अख्तर है, तो वो घुल मिल लेते हैं लोगों में, वो वेलकम भी कर लेते हैं। आप उनसे सेल्फी बनाना चाहें तो अगर बच्चा नहीं बना सकता वो खुद उसका मोबाइल वो कर देंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ हमारे क्रिकेटर हैं जो उसका बुरा मनाते हैं और तंग आ जाते हैं या अपने फैंस को फैसिलिटेट नहीं करते, तो खान साहब ये दूसरी कैटेगरी में फॉल करते थे। और लेकिन
और सियासत से उनको शदीद नफ़रत भी थी। और मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दौरान वो उसको चला भी दे कि वो सियासत के बारे में क्या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। You know, I really have thought about it, you know, because I was offered twice to come into politics. And really, it's something I know that, you know, one must know one's limitations. I know I'm not meant to be a politician. Well, Nigel, I did think of politics. I mean, General Zia offered me a ministership. I did think about it. And I realized that, you know, I am not meant to be a politician there. I strongly believe that everyone has a different role in society. If you want to help your society, there are various ways to do it. Not everyone becomes a prime minister to help his country. लेकिन ये सियासत में आने का मशवरा उनको उनके उस वक़्त के ससुर आनजहानी गोल्डस्मिथ ने दिया था। और मैं आपको ये बताऊं कि ये तहरीक इंसाफ का नाम जो था ना, ये भी गोल्डस्मिथ साहब ने तजवीज़ किया था। अच्छा, ये इनका खुद का बनाया नहीं है? हाँ, तो उस दौरान तो फिर लेकिन आजकल तो खान साहब बारहा ये कहते हैं कि मैंने तो आवाम की खातिर ही तहरीक इंसाफ का नाम तहरीक इंसाफ रखा ना। ये तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि ये नाम भी बाहर से यूज़ किया गया। लेकिन नहीं, इस दौरान दो पैरेलल और काम भी होते रहे। उस दौरान आपको याद होगा कि जनरल हमीद गुल मरहूम और ज़िया शाहिद मरहूम और मोहम्मद अली दुरानी और ये सारे ज़ाहिरी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग समझे जाते थे। तो इन्होंने उस वक़्त ये दो बड़ी पार्टियां जो हैं, इनके ख़िलाफ़ एक तहरीक एहतसाब शुरू की थी। वो कहते थे कि हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन ये तहरीक एहतसाब है। और मोहम्मद अली दुरानी साहब तो जमात इस्लामी के बैकग्राउंड से थे, वो पासबान तंजीम के सदर थे। और पासबान तंजीम को उस वक्त भी शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग में भी पासबान तंजीम का बुनियादी किरदार था। और इनके वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करने के लिए एक पता नहीं कितना फुट लंबा बैट उन्होंने बनाया हुआ था और कराची में उन्होंने एक मैच किया। तो उधर तो गोल्डस्मिथ साहब का मशवरा था, इधर जनरल हमीद गुल और मोहम्मद अली दुरानी और ये लोग थे। एक उस वक्त मंसूर सदीकी साहब हुआ करते थे और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे दोस्त। इन सब की भी ये ख्वाहिश थी कि भाई एक बंदे के पास शोहरत है, नाम है, शौकत खानम की वजह से गुडविल है, करिश्मा है, तो उनको सियासत में ले आए और उनको अपना जो उनका एजेंडा था, एहतसाब का था या जो कुछ था, उसके लिए उनको इस्तेमाल करें। तो इमरान खान साहब को फिर सियासी तरबियत या सियासी जरासीम मुंतकिल करने और सियासत पे आमादा करने में ससुर के साथ साथ इधर जनरल हमीद गुल साहब का भी बुनियादी किरदार था। और मैं उस वक़्त स्टूडेंट था और डॉक्टर फ़ारूक खान शहीद जो थे वो भाइयों जैसे भी थे और मेरे मेंटोर भी थे। तो उस वक्त वो एक किताब लिख रहे थे, मैंने बीए का एग्ज़ाम दिया हुआ था, मैं उस वक्त फ़ारिग था, तो मैं भी उनके साथ जाता था। तो ये जो नशिस्तें होती थी ना कि ये सियासत करें या ना करें, तो मॉडल टाउन के ई ब्लॉक में एक घर था, उसमें ये सब कुछ होता था। और आप उन नशिस्तों में मौजूद होते थे? मैं उन नशिस्तों में कोने में बैठा होता था, क्योंकि वो तभी खान साहब की आपसे बड़ी पुरानी उनसियत है। हाँ, नहीं तो असल में मैं पहले तो स्टूडेंट लाइफ में क्रिकेट का भी फ़ैन था और शौकत खानम के लिए मर्दान में हमने हस्ब इस्तिताअत वो भी फंड रेजिंग भी की थी। लेकिन एक चीज़ ये थी कि मैं तो चूँकि 7वीं जमात में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, तो हमारे अंदर तो वो सियासत की जरासीम थी। तो मैं एक कोने में बैठा होता था क्योंकि वो छोटा सा घर था, उसमें बैठने की दूसरी जगह नहीं थी। तो डॉक्टर फ़ारूक खान साहब और मोहम्मद अली दुरानी तो मुझे जानते थे और डॉक्टर फ़ारूक खान के साथ मैं चला जाता था। मसलन अब इस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इधर कोई बच्चा आके बैठा हो तो हम नोटिस ही नहीं कर रहे हो मैं आप अपने साथ बेटे को लाए हो या कुछ इस तरह हो। तो और मैं उस वक्त दुबला पतला भी था, छोटा सा। तो इमरान खान साहब और जनरल हमीद गुल साहब और ये लोग कहते थे कि यार बस डॉक्टर फ़ारूक साहब का बेटा होगा या भतीजा होगा या कोई वो। तो लेकिन हम तो वो सियासत की जरासीम वो थी और उन्हीं नशिस्तों में मोहम्मद अली दुरानी भी उनसे मुतनफ़िर हो गए, ठीक है, और मेरी भी इमरान खान साहब के बारे में राय तब्दील हो गई।
और जनरल हमीद गुल साहब के बारे में भी जो पहले से स्टूडेंट लाइफ में मेरी जो राय थी तो वो थोड़ी सी तब्दील हो गई। तो ये मेरे सामने फैसला हुआ था और दुरानी साहब भी इसके गवाह हैं। जमात का नाम क्या रखा ठीक है ये फैसला? और डॉक्टर फारूक खान साहब चूंकि फिर इसके बानी जनरल सेक्रेटरी बने, बिल्कुल, और ये दस्तूर जो है पीटीआई का ये उनका लिखा हुआ है। तो डॉक्टर फारूक खान तो मैंने आपको बताया कि हम मेरी माँ को वो माँ समझते थे, मैं उनके बच्चों के दरमियान बैठता था। और फिर अच्छा उसमें लेकिन कलेक्टिवली इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब का अकेला क्रेडिट नहीं था, ये तमाम लोग थे जिन्होंने इस जमात नहीं, मैंने आपको बताया कि खान साहब तो क्रिकेट सियासत के बारे में पहले वो कहते रहे बेसिकली वो उनको एज अ फेस इस्तेमाल उधर। एक तो उसको सुसर ने मशवरा दिया क्योंकि गोल्डस्मिथ साहब जो थे बेसिकली अब खुद भी सियासत में रहे हैं, वो सियासत में भी रहे हैं और वो एक मिशनरी इंसान थे और विजनरी इंसान थे। मसलन देखे कि कारोबार में भी बेसिकली तो वो फ्रेंच वो थे ना, वहाँ से इधर माइग्रेट कर गए थे, और कारोबार में भी वो फ्यूचरिस्टिक सोच रखते थे, इसलिए ये करोड़पति बन गए। और अब उन खरबों पाउंड्स में से इमरान खान साहब के दोनों बेटों को भी असासे मुंतकिल होंगे। तो वो मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 20 साल पहले कोई बंदा ये सोचे कि यार फ्यूचर जो है वो सोशल मीडिया का होगा, तो वो उधर भी ये करते थे। फिर उनका ख़ानदान जो था वो हिटलर की मुखालिफत और नाज़ीज़म की मुखालिफत की वजह से इधर मुंतकिल हुआ था। तो फिर वो यूरोपियन यूनियन के मुखालिफ थे और उन्होंने अब देखें उस वक़्त उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी, रेफरेंडम तहरीक, रेफरेंडम मूवमेंट, ठीक है। और वो मेंबर पार्लियामेंट भी फिर मुंतखब हुए, यानी दोनों बड़ी पार्टियों से, कंजर्वेटिव और लिबरल से हट के उन्होंने अपना एक अलग वो बना दिया रेफरेंडम पार्टी, और वो सीट भी जीत गए। ये फिर उसका बेटा भी एक मरतबा सीट वहाँ से जीत गया है। तो वो उस वक़्त यूरोपियन यूनियन का पहले उस हिस्सा बनने की मुखालफत कर रहे थे कि बरतानिया को यूरोपियन के वो, तो वो इस तरह के आदमी थे। खान साहब की जो सियासी एक तरह से मूवमेंट थी उसमें तो मैं और आप तो उस वक्त इमरान खान को एक शाये और एक इस तरह, मसलन उन नशिस्तों में ये जावेद गामदी साहब के पास, तो जावेद गामदी साहब इनको मना करते थे सियासत से कि आप सियासत ना करें। वो कहते थे कि ये मटीरियल सियासत के लिए बना नहीं है। लेकिन गोल्डस्मिथ के विजन को देखे ना कि वो उनको ये पोटेंशियल और पाकिस्तानी सोसाइटी का इतना इदराक था कि भाई ये बंदा अपने गिर्द लोगों को कह सकता है। तो लेकिन इधर डे टू डे और 24 आवर उनको सियासत के जरासीम का टीका लगाने में बुनियादी किरदार जो था वो जनरल हमीद गुल का था और फिर मोहम्मद अली दुरानी का था। तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद ये तमाम लोग जमात बनने के बाद कहीं नजर नहीं आए। नहीं, अब उसमें इंटरेस्टिंग ये हुआ कि ये भी मैं इसका विटनेस हूँ कि ये तय हुआ था कि जनरल हमीद गुल साहब जो हैं वो और इमरान खान इन दोनों में से एक चेयरमैन होंगे और दूसरा वो सदर होंगे। और आपने देखा कि ये जो तहरीक एहतिसाब का उस वक़्त का नारा था ना, एंटी करप्शन और मुहिम और फलां, ये सारी चीज़ें तकरीबन आप वो तहरीक एहतिसाब वो जो जनरल हमीद गुल का आप वो देखें उस वक़्त और पीटीआई का मंशूर देखें तो ये भी वहाँ से उठाए गए। नारे भी ज़्यादातर पासबान तंजीम और तहरीक एहतिसाब के थे। ये तराने और नगमे जो है ना, ये उस वक़्त मोहम्मद अली दुरानी साहब ने वो बनाए थे जब पासबान तंजीम थी ना, तो ये पहली मरतबा उन्होंने रिवाज दिया था पासबां हम वतन के पासबां। एक और वो था कि मारेंगे मर जाएंगे, लाल किले तक जाएंगे। तो ये स्पेशलिटी जो थी ना ये दुरानी साहब की थी और वो अल्लाह बख्शे उनके मंसूर सिद्दीकी साहब की थी। तो ये तरीके भी उन्होंने इनको सिखाए थे। लेकिन वहाँ पे एक मोहम्मद अली दुरानी की ये सोच बनी कि यार ये बंदा तो वैसा नहीं है जिस तरह हमें दिखता था। एक मेरी ये सोच बनी, यानी ये जो लोग कहते हैं ना, तो मैं उस वक़्त से उन नशिस्तों से इमरान खान साहब के से एक लिहाज से जब पहले फ़ैन था और फिर मैं एक लिहाज से मुतनफ़िर हो गया क्योंकि मेरा दिल उसमें टूट गया।
लेकिन डॉक्टर फारूक खान साहब उनके साथ गए, 1 साल 1.5 उन्होंने इनके साथ गुजारा। उस ये इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, एक मरतबा मैं उनके साथ आया था, उनको याद नहीं होगा, तो नसीम ज़हरा साहब सेक्रेटरी इत्तलाआत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इधर ही इस्लामाबाद में कोई घर था, वहाँ इमरान खान साहब और ये सब लोग भी थे। तो मैंने पहली मरतबा नसीम ज़हरा साहबा को वहाँ पे देखा। और फिर ये जब दस्तूर लिख रहे थे ना डॉक्टर फारूक खान साहब, वो बहुत काबिल आदमी थे, डॉक्टर भी थे, साइकेट्रिस्ट भी थे, मजहबी स्कॉलर भी थे। तो उनकी हैंड राइटिंग ख़राब थी और मैं उसको रीड कर सकता था। तो ये बदबख्ती या ये सआदत भी मेरे हिस्से में आया है कि जब ये दस्तूर वो लिख रहे थे तो उन्होंने उसको फेयर करने के लिए फिर मुझे दे दिया, तो मैंने उसको रीड करके यानी कि दस्तूर बनने के बाद आपने उसको हतमी तौर पर प्रिंटिंग प्रेस भेजने के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर फारूक खान साहब वो भी उस वक़्त हम और दुरानी साहब वगैरह उनको मना करते थे, लेकिन वो बड़े सिंपल और मस्बत सोच रखने वाले आदमी थे, हर चीज़ का जो है ब्राइट रुख देखते थे। वो इनके साथ चले गए, तो एक तो महीने साल बाद जो थे वो भी मुतनफ़िर हो गए और इनसे, लेकिन खामोशी के साथ अलग हो गए। और आप 96 का कैंपेन आप देख लें इमरान खान साहब का, 97 के इलेक्शन का, तो उसमें हर जगह जलसे में एक इमरान खान खिताब कर रहे होते थे, एक डॉक्टर फारूक खान साहब खिताब कर रहे होते थे। अब उनकी जनरल सेक्रेटरी थे तो जाहिर बात है, और मेरे भाइयों जैसे थे, तो मुझे तो सब चीज़ें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी ना। एक चीज़ जो इस हमारे सेशन में कि हमीद गुल साहब का किरदार भी अहम था, लेकिन हमीद गुल साहब पार्टी का स्ट्रक्चर जब अनाउंस हुआ उस वक्त कहीं नजर नहीं आया। अच्छा, ये फैसला हुआ कि पार्टी बनाना है, ये सब कुछ करने, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और बरतानिया जा रहा हूँ, वापस ही पे आके पार्टी अनाउंस करेंगे। तो वापस जब आए तो उन्होंने ये बाकी लोग जो थे उस वक़्त उनको बताया, डॉक्टर फारूक वगैरह को, कि यार हमीद गुल को अपने से दूर रखेंगे। और ये मशवरा उनको किसी ने दिया या खुद उनकी सोच थी? मैं बताता हूँ। तो उन्होंने उनसे कहा कि जी ये खान साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो सारा इनिशिएटिव उनका था और ये हमारा तय हुआ है और तहरीरी शक्ल में भी मौजूद है कि आप दोनों में तो ये तो वादा खिलाफ़ी होगी और हम इंसाफ के लिए पार्टी बना रहे हैं, तो ये तो हमीद गुल साहब के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सुसर साहब ने सख्ती से मना किया है कि जनरल हमीद गुल को अपने करीब नहीं रखना है, तो हम पार्टी ऐसे वक्त में अनाउंस करेंगे कि जब हमीद गुल साहब मुल्क से बाहर हो। और इस तरह उन्होंने किया। जनरल हमीद गुल साहब कहीं बाहर गए हुए थे, इधर से इमरान खान साहब ने पार्टी अनाउंस कर दी। हमीद गुल साहब बेचारे टूटे दिल के साथ वापस आ गए। उन लोग कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो उन सब ने, डॉक्टर फारूक वगैरह ने उनके साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। तो मुझे उसमें पता चला कि भाई ये बंदा तो वादा खिलाफ भी है ना। मसलन आप इनिशिएटर बने एक काम का, मुझे उस पर आमादा करें, फिर मेरा और आपका ये वादा हो जाए कि जी सना इसमें ये ज़िम्मेदारी पोजीशन आपकी होगी, ये मेरी होगी, और मैं अगले दिन इधर इनसे कहूँ कि जी मेहरान से कि जी मैं इस वक्त ये काम शुरू करूँगा कि जब सना मुल्क से बाहर हो। तो उससे मेरा भी दिल टूट गया, ठीक है, बाकी लोगों का भी। अब जनरल हमीद गुल साहब अच्छे या बुरे या सब कुछ, लेकिन हमें पता चला कि यार ये बंदा तो खिलाड़ी भी है और ये तो धोखा भी दे सकता है। तो जनरल हमीद गुल बेचारे भी, आपने देखा होगा कि उसके बाद वो इमरान खान साहब के करीब नहीं आया। जरूर करते रहे, तो सियासत उनसे ली, सियासत का ठीका उन्होंने एक लिहाज से लगवाया। नारे तहरीक एहतिसाब और पासबान के थे, और मंशूर भी तहरीक एहतिसाब और पासबान का था। नाम रखा गोल्डस्मिथ साहब ने, जिसकी यहाँ इन लोगों ने भी मंजूर किया जो इनके साथ यहाँ पे थे उस वक़्त, ये इब्तिदाई लोगों में। और एक और बंदे इनके साथ होते थे उस वक़्त, मुशाहिद हुसैन के भाई है मुआहिद हुसैन साहब, वो भी इनके ख़ास मुशीरों में शामिल थे। तो इर्द गिर्द बहरहाल जितने भी लोग थे वो वही थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे। मेरे ख्याल सेशन का अख्ताम करते हैं कि इमरान खान साहब का जो पहला ताल्लुक रहा वो लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब के साथ रहा, और वो किस तरह बना और किस तरह टूटा। लेकिन उसके बाद इससे अगला जो एक ताल्लुक था वो मुशर्रफ साहब का दौर था। खान दो मुतज़ाद ताकतों से, दो मुतज़ाद ताकतों एक उधर गोल्डस्मिथ साहब बिल्कुल, और यहाँ पे हमीद गुल साहब।
और गोल्डस्मिथ साहब के कहने पे फिर उनको पार्टी बनाते वक्त निकाल दिया गया। बिल्कुल। जमात बनने के बाद पहला इंटरेक्शन खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह हुआ और ये मामला आगे कैसे बढ़े? देखिए, एक तो सना, मैं इमरान खान साहब को बहुत बासलाहियत आदमी समझता हूँ, और दूसरा ये है कि ये लोग उनको सादा समझते हैं, ठीक है। और मेरी नज़र में इमरान खान साहब बहुत तेज़ इंसान हैं, ठीक है। एक होता है मसलन स्टेट्समैनशिप, एक होता है तेज़ तरार होना, और जो सियासत में मियावेली के तरीके हैं, तो स्टेट्समैनशिप उनमें नहीं है, लेकिन जो मियावेलिज्म है वो इमरान खान साहब में बदजे अतम मौजूद है, और वो मियावेली को बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं, उनकी द प्रिंस को। और फिर ये भी है कि अब ये भी उनका कमाल है कि देखिए कि आप अंदर जिस तरह हैं उसके मुखालिफ अपने आप को लोगों के सामने उलट पेश करें। और इमरान खान साहब में ये कमाल है कि वो दिल में कुछ और होगा, लेकिन सामने वो इस खूबसूरती से, इस डटाई से कि सामने वाले को यकीन हो जाता है। और इस पे मैंने एक लतीफ़ा भी सुना देता हूँ कि पिछले दिनों मुझे ये चौधरी सरवर साहब मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप तो बड़े जानीदा आदमी हैं, बरतानिया से लेके यहाँ तक आपने सियासत की है, तो आप क्यों धोखा खा गए? तो उन्होंने कहा, यार जिस शख्स ने पूरी पाकिस्तानी फ़ौज और उसकी एजेंसियों को धोखा दिया, तो मैं उनके मुकाबले में क्या चीज़ हूँ। तो इमरान खान साहब सियासत के मामले में या अमली ज़िंदगी में बहुत अमलियत पसंद वाक़या हुए हैं। अब मसलन पिछले प्रोग्राम में हमने हमीद गुल का जिक्र किया था या गोल्डस्मिथ साहब का जिक्र किया था। अब उन्होंने पहले तो कोशिश की कि वो एक अवामी सियासतदान बने और पब्लिक के ज़ोर पे आए और ये करे। तो जो 97 का इलेक्शन था उसमें उन्होंने भरपूर मुहिम चलाई, और उस वक़्त उनके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी उनकी ज़ात से वाबस्ता नहीं हुई थी। मसलन ये गोगी के किस्से और ये कि भाई इस तरह के लोग पाकिस्तान के माफियाज उनके साथ होंगे, वो हुकूमत करेंगे और हुकूमत में उनके ये सारे उसी तरह करप्शन का इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये चीज़ें नहीं थी। वो लोगों की नज़रों में हीरो थे उस वक़्त। एक उनके लेकिन लोगों को पसीराई नहीं मिल सकी उस इलेक्शन। शौकत खानम था और क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो वो पॉपुलैरिटी के उरूज पे थे एक लिहाज से, लेकिन उस इलेक्शन में उनको कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने फिर यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि भाई फौज के साथ साजबाज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राह रस्म और उनकी सरपरस्ती के बगैर मैं इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सकता। और उनका मंजिल और टारगेट प्राइम जो था ना, वो इक़्तिदार ही था और आज भी इक़्तिदार ही है। और इसके लिए आपने वो एक ऑडियो टेप भी सुनी होगी आज़म खान के साथ कि वो कहते हैं कि जायज़ हो ना जायज़ हो, जिस भी तरीके से हो, जो साइपर के साथ उन्होंने किया। तो फिर उन्होंने फ़ौज के साथ राब्ते बढ़ाने शुरू कर दिए फिर, और अपने आप को उनके सामने एक माजी के नवाज शरीफ के तौर पर, क्योंकि फ़ौज को तो अपनी एक पार्टी चाहिए होती है। तो इसलिए अब एक सियासतदान के लिए मसलन वो डूब मरने का मकाम होता है कि वो आइन की बालादस्ती की बजाय और जमहूरियत की बजाय वो मार्शल को वेलकम करे। तो इमरान खान साहब और तैरुल कादरी ये दो ऐसे लोग थे। कुछ पीपल्स पार्टी का भी नवाज शरीफ की नफरत में उस वक़्त स्टांस सॉफ्ट था वेलकम करने के लिहाज से, लेकिन इमरान खान साहब ने खुले और आलानिया तरीके से मुशर्रफ साहब की मार्शल्लाह को सपोर्ट किया, वेलकम किया। और न सिर्फ वेलकम किया बल्कि इतनी कुर्बत थी उनकी कि मुशर्रफ साहब ने जो अपनी टीम बनाई उसमें कई लोग भी इमरान खान साहब के मशवरे पे या उनके, मसलन शौकत अजीज जो थे, ये इमरान खान साहब का तोहफा था जो उन्होंने उनको दिया था। अच्छा। उन दिनों मुशर्रफ साहब ने उनको एक वो कुत्ते का तोहफा दिया था, शेरू, जिसपे मैंने फिर एक आर्टिकल भी लिखा था। तो इसी तरह मुशर्रफ साहब की जो पहली टीम थी उसमें कई लोग इमरान खान साहब के मशवरे पे लिए गए थे और फिर वो उनको सपोर्ट करते रहे टिल
2002। जब 2002 में रेफरेंडम का माहौल बना तो उस वक्त फिर खान साहब का स्टांस बिल्कुल चेंज हो गया। अब अगर उनके पुराने क्लिप्स देखें या सुने तो उसमें तो उनका स्टांस किसी स्टेज पे कुछ नजर आता है, किसी स्टेज पे कुछ। तो रेफरेंडम के बाद ऐसा सिनेरियो क्यों चेंज हुआ? यस, रेफरेंडम के बाद, लेकिन इलेक्शन से कबल। देखिए ये भी इमरान खान साहब, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अखबारात, हमारे लोग तो चूंकि जज्बाती लोग हैं और वो तहकीक हम नहीं करते, वरना वहाँ उस दौर के भाई अखबार उठा लें। आजकल वो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट कि मैं शुरू दिन से वो वॉर ऑन टेरर का मुखालिफ था, इन्होंने वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट किया। इनका ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि परवेज मुशर्रफ के पास इन्वेजन को सपोर्ट, हाँ, दूसरा रास्ता नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, वॉर ऑन टेरर में शमूलियत का फैसला अमरीकी इत्तेहाद में मुशर्रफ ने किया था अक्टूबर 2001 में। रेफरेंडम उसके बाद हुआ था 2002 में। इमरान खान साहब वाहिद पॉलिटिशियन थे, और तैयब कादरी साहब को तो हम खैर किसी और कैटेगरी में रखते हैं कि वो मुशर्रफ साहब के लिए न सिर्फ ये सपोर्टर थे, एक मिलिट्री डिक्टेटर के उस तरह ड्रामा नुमा रेफरेंडम। आज लोग कहते हैं ना मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता हूँ, अब मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम से बड़ा ड्रामा कोई था? या जनरल ज़ियाउल हक के रेफरेंडम से कोई बड़ा ड्रामा था? तो सपोर्ट किया था ना मुशर्रफ साहब को, खान साहब ने भी कर दिया पावर में आने के लिए। बाकी कुछ ने खामोशी इख्तियार की, कुछ के ऐसे थे कि उस वक्त वो नाज़िमीन मुंतखब हुए थे, तो उन नाज़िमीन ने इंडिविजुअल सतह पे किया। वो मसलन हमारे पेशावर में बिलोर साहब ख़ानदान के एक जो शहीद हुए, वो उन्होंने मुशर्रफ के हक़ में एक आध बैनर लगा दिया। इसी तरह कुछ और जगहों पे, लेकिन बेसिती जमात, ना उसको जमात इस्लामी ने सपोर्ट किया, ना उसको JUI ने किया, ना मुस्लिम लीग नून ने किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया, ना किसी और ने किया। अच्छा, फिर इमरान खान साहब वाहिद बंदे थे कि जो उस रेफरेंडम के जलसे, उनके लिए जलसे किया करते थे। अच्छा, उस रेफरेंडम का मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊँ ना। आजकल ये कहते हैं कि मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। अब ताबशीर पाव साहब जेल में थे तो वो पहले उनसे जाके उन्होंने तो वोट उनसे डलवाया गया। फिर उन्होंने कहा कि जी वो कैमरे पे वो नहीं आया है, तो उन्होंने और बैलेट ले आए, ठीक है, तो वो और बैलेट लाए गए और उन्होंने 2-3 और लगा तो वो इस तरह का रेफरेंडम था ना। और इमरान खान साहब उसमें उनके लिए वोट मांगते रहे। इख्तिलाफ कहाँ पे आया? इमरान खान साहब को ये उम्मीद थी कि ये मुझे वज़ीर आज़म बना देंगे, और उस वक़्त ये कभी DGI उस वक़्त के जनरल एहसानुल हक साहब थे, तो उनके पास जाते थे, और फिर मुशर्रफ साहब के पास हर दूसरी तीसरे शाम को जो है जमायमा बीबी भी इनके साथ होती थी, उधर जाती थी। उनसे कहते थे कि मुझे आप 50-60 इलेक्टेबल्स दे दें और या ये कर ले तो बस मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। तो मुशर्रफ साहब इनको कहते थे कि यार इस मरतबा हम आपको वज़ीर आज़म नहीं बना सकते, क्योंकि हम 50 को 100 बना सकते हैं, लेकिन 0 को वो नहीं बन सकते। तो आप इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के साथ रहें, हम आपको हुकूमत में अच्छी जगह भी दे देंगे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मुमकिन हो वो आपको दे देंगे। ये कहते थे नहीं, मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, आप मुझे इतनी सीटें दे दें तो बस मैं कर सकता हूँ। और उसमें एक और भी आपको लतीफ़ा सुनाऊँ कि ये शाह महमूद साहब जो थे, शाह महमूद कुरैशी, अब देखिए ये पीपल्स पार्टी में थे उस वक़्त, लेकिन ये उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ थ्रू थे। तो एक दिन इमरान खान साहब ने मुशर्रफ साहब से गिला किया कि जी आप सारे इलेक्टेबल्स को उधर भेज रहे हैं और मेरी तरफ जो आते हैं वो आप उनको नहीं आने देते। तो मुशर्रफ साहब ने कहा मसलन, उन्होंने कहा मसलन शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी कैसे? उसने कहा कि वो मेरी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन ISI उसको आने नहीं दे रही है। तो मुशर्रफ साहब ने DGI को बुलाया, ISI वालों ने शाह महमूद को बुलाया और शाह महमूद से कहा कि भैया आपको किसने रोका है? तो शाह महमूद ने उनसे कहा कि जी असल में वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हम इकट्ठे उधर वाक भी करते हैं। तो शाह महमूद का ये जवाब था कि अब मैं इस, बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मैं इसको अपना लीडर मानूंगा। तो जी मेरी वो जान नहीं छूट रही थी उनसे, तो मैंने इसलिए आप लोगों का नाम इस्तेमाल किया। मैं इसके लिए आपसे जो है ना वो माफ़ी चाहता हूँ। तो वो जब इमरान खान साहब को यकीन हो गया कि मेरी बजाय
मुस्लिम लीग क़ाब को हुकूमत दी जा रही है और मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा है, तो उस पर वो मुशर्रफ साहब से नाराज़ हो गए और उसके बाद वो मुशर्रफ के भी मुखालिफ हो गए और उस हुकूमत के। अच्छा, और दूसरा वो मुस्लिम लीग क़ाब के भी मुखालिफ हो गए। तो 2002 के पूरे इलेक्शन का आप रिकॉर्ड निकाल लें, इमरान खान साहब ने जितनी कैंपेन चलाई है वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं चलाई, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं चलाई, वो मुस्लिम लीग क़ाब के खिलाफ वो चलाते रहे। और ये जो परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, ये भी उस वक्त में, क्योंकि वो पसंद है, लेकिन खान साहब बड़ी एडजस्टमेंट, वो खुद कैंडिडेट थे, उनका ये ख्याल था कि मुशर्रफ साहब मेरे सर पे दस्त शफ़क़त रख लेंगे। लेकिन जब उन्होंने, उनकी हमदर्दी इमरान खान के साथ थी और उन्होंने कहा कि हम अगली टर्म आपके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन इस मरतबा हमें मुस्लिम लीग नून को कार्नर करना है। खान साहब नहीं कर सके। उन्होंने कहा हमने मुस्लिम लीग नून को कार्नर करना है, तो उनको हम मुस्लिम लीगियों ही के ज़रिए नवाज शरीफ को कार्नर कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि हम, तो वो इमरान खान साहब का पूरा कैंपेन वो फिर चौधरीयों के खिलाफ, चौधरी शुजात, और उसके बाद वो मुशर्रफ के भी मुखालिफ बन गए और ये मुखालफत उनकी जारी रही फिर कियानी साहब के दौर तक और जनरल पाशा के दौर तक। लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के लोगों की तरफ, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि वो मुशर्रफ के तो मुखालिफ हो गए थे और मुशर्रफ के खिलाफ बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट थी या जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, उसके एजेंडे को फिर भी फॉलो कर रहे थे। मसलन अफगानिस्तान पे प्रो तालिबान स्टैंड वो बरकरार था, ड्रोन के खिलाफ मुहिम वो बरकरार था। इतने फिर होशियार थे कि मुशर्रफ चूंकि एक पॉलिटिकल फिगर भी बन चुके थे, तो मार्शल लॉ लगाने के बाद तो मुशर्रफ और मुस्लिम लीग क़ाब की तो मुखालफत कर रहे थे, लेकिन जो डीप स्टेट का एजेंडा था अफगानिस्तान में या बाकी जगहों पे, वो इमरान खान साहब आके लेके बढ़ रहे थे। और उस दौरान फिर इस दुश्मनी में, ये जो मैं कहता हूँ ना कि वो सब कुछ कर करने तैयार होते हैं। उस वक्त जब वज़ीर आज़म के लिए वोटिंग हो रही थी, तो कुछ तो पीपल्स पार्टी से लोग तोड़े गए, वो पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाया गया, लेकिन फिर भी एक वोट का वो था, मसला था। तो इमरान खान साहब ज़फ़रुल्लाह जमाली को वोट देने पे तैयार नहीं हुए और वो मौलाना फजल रहमान को उन्होंने वोट दिया। इसलिए उन्होंने उस वक्त आज़म तारिक मरहूम जो थे उनका वोट पर ले लिया और उसके साथ तो मौलाना फजल रहमान, जिसके बारे में आजकल वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त चूंकि नफरत का निशाना मुस्लिम लीग क़ाब थी, तो उन्होंने उनको वोट भी दिया। और फिर मुस्लिम लीग क़ाब के दौर में आपको याद होगा कि जब लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उन दिनों में लंदन में APC बुलाई थी। खान साहब उसमें भी शरीक हुए, तो बेनजीर भुट्टो साहब भी थी और उसमें भी थी, तो खान साहब भी जो है ना उन दोनों के APC में भी शरीक हुए और फिर दस्तखत भी किए और उसके आलामिये पे दस्तखत भी किए। और वो क्लिप्स भी मौजूद हैं कि खान साहब मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के वतन वापस आने का मुतालबा भी करते रहे। तो साबिर साहब, मुशर्रफ साहब के साथ तो ताल्लुकात अच्छे से बुरे हो गए खान साहब के, लेकिन ओवरऑल जो कोर एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा था उसके ऊपर फिर भी खान साहब चलते रहे। कियानी साहब के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कैसा था खान साहब का? ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा क्रूशल दौर था इमरान खान साहब के सियासी सफ़र में, क्योंकि इसी दौर में ही इस्टेब्लिशमेंट ने बतौर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला किया बतौर इदारा कि अब हमने इमरान खान साहब को लीडर बनाना है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुतबादिल के तौर पर उनको मजबूत करना है और मुतारिफ कराना है। अगरचे जनरल कियानी साहब जब शुरू में, ये 2007-8 के बाद की बात है ऑनवर्ड्स, जी, जब जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ बने तो पहले तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ की बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स किया। मसलन जिस तरह उन्होंने सिविलियन कामों में या सियासत में फ़ौज को दखील किया था, तो मुशर्रफ साहब ने वो सारी कियानी साहब ने वो सारी चीज़ें रिवर्स कर दी। फ़ौज को वो सिविलियन महकमों से भी निकाला और बाकी जगहों पे भी ये सब कुछ हुआ। लेकिन कियानी साहब के फिर जो दूसरा दौर था, जो एक्सटेंशन वाला,
उसमें एक तो ये हुआ कि जाहिर बात है कि मुस्लिम लीग नून के साथ तो जनरल मुशर्रफ के दौर से एक तलखी चली आ रही थी और मुस्लिम लीग नून पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, उनके साथ जो कुछ किया नवाज शरीफ के साथ और उनके बच्चों के साथ, फिर उनको मुल्क बदर होना पड़ा, ये सारी चीज़ें थी। तो उनका ये था कि भाई अब इनके साथ तो दोबारा बात नहीं हो सकती। तो दूसरा ऑप्शन मुस्लिम ये पीपल्स पार्टी का था और पीपल्स पार्टी का दौर चल रहा था। तो पीपल्स पार्टी के साथ भी तनाज़ात आ गए और स्पेशली बीबी की शहादत के बाद उस दौर में खासा नहीं, बीबी की शहादत के बाद तो देखिए जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो उस इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया और कियानी साहब ने इलेक्शन को भी आज़ाद छोड़ा। इस वजह से उसे हम फेयर इलेक्शन कह सकते हैं 2007 के बाद जो हुआ। जी, मैं समझता हूँ कि वो फेयर इलेक्शन था और फिर उसकी हमदर्दी के वोट पड़े पीपल्स पार्टी को। फिर जरदारी साहब सदर बने तो कियानी साहब उनकी सदारत के रास्ते में भी रुकावट नहीं बने और बाकी भी इस तरह के मामला नहीं आए। लेकिन बाद में वो खारजा पॉलिसी के कुछ मामला पे, कैरी ल्यूगर बिल पे और इस तरह की चीज़ों पे, 18th अमेंडमेंट पे भी अभी भी जाहिर हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरह की खुश नहीं थी। लेकिन जो मेन किरदार अदा किया वो खुसूसन जब जनरल पाशा साहब DGISI बने तो उसके बाद पीपल्स पार्टी और उनके ताल्लुकात भी ख़राब होने लगे, क्योंकि जनरल पाशा साहब में कई खूबियाँ भी हैं लेकिन वो बड़े प्रोएक्टिव आदमी थे। और फिर ये जो मेमू गेट का हुआ असल में उसमें नवाज शरीफ ने भी गलती की, हालांकि मैं आज भी उसको इतना सीरियस नहीं लेता कि जो हुसैन हक्कानी का किरदार था या बाकी उसमें था। और बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों का तो ये अलमिया है कि एक के खिलाफ जाएं तो दूसरा अपना कंधा पेश कर देता है। तो नवाज शरीफ साहब भी कोट पहन के उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए और फिर उसकी वजह से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए जरदारी साहब के और फ़ौज के। तो यही वो वक्त था, मुस्लिम लीग नून की पहले से ही वो हालत हो चुकी थी। मजहबी जमातें जो हिस्टोरिकली इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल विंग समझा जाता था, वो वॉर ऑन टेरर के बाद नाराज़ थी। फिर वॉर ऑन टेरर के बाद अमेरिका और वेस्ट की दबाव की वजह से आप किसी मजहबी जमात को तो यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के पास स्पेस था किसी एक जमात को ऑक्यूपाई करके उसको आगे लेके चलने का। उनको अपनी एक जमात चाहिए थी, क्योंकि दो बड़ी जमातें मैंने मुस्लिम लीग के साथ पहले से दुश्मनी को अवेल कर लिया और यहाँ जो थी पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी बन गई। फिर हालांकि वो माजी की तलख वो भी थी, भुट्टो की फांसी और इस तरह की चीज़ें। मजहबी जमातें ऑप्शन नहीं बन सकती थी, कौम परस्त जमातें ऑप्शन नहीं बन सकती थी, तो इसलिए क़राए फ़ाल जो था वो इमरान खान साहब के नाम निकला। और फिर जनरल पाशा साहब ने कुल के PTI को बनाना शुरू कर दिया और ये वो दौर था कि PTI को एक नया जन्म मिल गया। उससे पहले PTI का कोई काबिल ज़िक्र किरदार पाकिस्तानी सियासत में नहीं था, न किसी सूबे में न मरकज में। बस इमरान खान साहब आते थे किस कॉन्टेक्स्ट में और सपोर्ट उनको हर तरह का सपोर्ट दिया गया। मसलन एक तो ये थे कि बड़े बड़े नाम और इलेक्टेबल्स उनके दौर में पार्टी में शामिल कराए गए। अच्छा, ये वही दौर था जब एक दफा परवेज इलाही साहब ने शिकायत भी की थी कि हमारे लोगों को टेलीफोन करके जो है वो उसमें शामिल होने की बात की जा रही है। अब देखिए कि मुस्लिम लीग काफ का जवाल तो 2008 के इलेक्शन के बाद शुरू हो गया, जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया और वो हुक्मरान नहीं बन सके। दूसरा फिर ये हुआ कि जब यहाँ हुई तो एक तो मुस्लिम लीग काफ में जो इस्टेब्लिशमेंट के रिवायती मोहरे थे वो सारे उधर से उठा के इधर भेज दिए गए। और जिसका मेरे साथ इंटरव्यू में चौधरी शुजात ने भी जिक्र किया और परवेज इलाही साहब ने भी जिक्र किया कि जी जनरल पाशा साहब हमारे लोगों को पकड़ के उधर उनको जाए। तो एक तो मुस्लिम लीग काफ के वो सारे इलेक्टेबल्स और वो जागीरदार और सरमायादार और इस तरह के लोग उनके यहाँ ले जाए गए। अब मसलन जहांगीर तरीन थे तो वो पहले उनकी पार्टी में थे। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी को पीपल्स पार्टी से तोड़ा गया और शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी से भी इसलिए वजारत उनसे छीनी गई थी क्योंकि जरदारी साहब को शक था कि वो उनकी बजाय वहाँ पे फ़ौज के साथ जा मिले हैं। तो ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि इन लोगों को
उस वक्त की ISI ने PTI में शामिल करवाया। हालांकि इसमें से बहुत सारे लोग थे कि जो ना इमरान खान को पसंद करते थे, इमरान खान उनको पसंद करता था। तो एक तो उस दौर में इनको इस तरह की सपोर्ट दी गई कि उसकी पार्टी में लोगों को शामिल कराया गया। दूसरी सपोर्ट इस शक्ल में दी गई कि मीडिया पे काम शुरू किया गया, और आपने देखा होगा कि हमारे जियो पे भी उनके फ्रेंडली इंटरव्यूज चलते रहे, एक्सप्रेस पे भी चलते रहे, बाकी जगहों पे भी चलते रहे, फिर उनके जलसों के कवरेज होते रहे और घंटों उस जमाने में खान साहब ने जलसों का भी एक ट्रेंड शुरू किया, उसमें मीडिया सपोर्ट रही। मसलन मैं खुद जाती तौर पर जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को उनके साथ थ्रू कराया गया, और फौज और इस्टेब्लिशमेंट और ISI की तरफ से उनसे कहा कि आप लोगों ने इमरान खान को मसीहा साबित करना है। फिर मशहूरी जमाना लाहौर का जलसा हुआ। अब लाहौर के जलसे में बड़े बड़े लोगों से एजेंसियों ने भी पैसे लिए, और इसी तरह मीडिया को भी उनके हक में इस्तेमाल किया गया कि भाई आप लोगों ने बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। तो दूसरा, उनके लिए मीडिया मैनेजमेंट का काम शुरू हुआ कि आप लोगों ने जरदारी और नवाज शरीफ और कुछ और साबित करना है, और इमरान खान को मसीहा साबित करना है। और ये अभी, और उस जमाने में बड़ा एक्सपोजर भी मिला खान साहब को। हमारे मीडिया के कुछ लोग बड़े मुखालिफ बन रहे हैं और तिलबिला रहे हैं, तो इन बेचारों को अक्सर को उस वक्त से इस ड्यूटी पे लगाया। सब पे मैं 100% नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनकी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी थी, वो इमरान खान साहब को जेन्युइनली पसंद करते थे, या ये था कि वो जेन्युइनली चाहते थे कि भाई इमरान खान साहब इनकलाब ले आएंगे और पाकिस्तान को बदल देंगे। लेकिन उस वक्त ये था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया पर्सनल्स को कन्वे किया गया था। बिल्कुल, वो इमरान खान साहब की साइड पे लाने का, चलिए ये हाइप देने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। नहीं, पाशा साहब ने हाइप देने के लिए सब कुछ तो किया, लेकिन एक बड़ा मशहूर फेज जो आया था जिसमें ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दिया था, गालिबन 2014 की बात है, पीपल्स पार्टी का उस वक्त दौर था, उसमें भी पाशा साहब का बड़ा नाम लिया गया कि धरने के लिए लोगों का आना और फिर उनको इकट्ठा करना। वो पैठ के लोग थे जिन्होंने ज्यादा फोकस किया, कुर्बानियां दी वहां पे। खान साहब ने लेकिन उस पूरे सेशन का क्रेडिट लिया, उस पूरी कैंपेन का क्रेडिट लिया। तो उसमें पाशा साहब का या कियानी साहब का रोल क्या रहा? नहीं, वो तो देखिए पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में ताहिरुल कादरी साहब, पहला सक्सेसफुल शो था ना कादरी साहब को बुलाया गया। अब ताहिरुल कादरी साहब देखें उस वक्त गए थे बाहर, और असम्बली की मेंबरशिप छोड़ के और कैनेडियन सिटीजनशिप लेके, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई वो जो अमेरिका का जो कंडोलीजा राइस की क़यादत में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, आउटरीच इस्लाम, उसके तहत वो असम्बली की मेंबरशिप छोड़ के उधर चले गए थे। लेकिन जाहिर बात है कि ये 100% प्रूव्ड है कि वो फरमाइशी धरना था, वो हमारी एजेंसियों ने प्लान किया था, जरदारी साहब को तंग करने के लिए प्लान किया था। और उस वक़्त भी हमारे बहुत सारे चैनल्स जो थे वो उनको उनके कहने पे वो सपोर्ट करते रहे। उस वक्त हमारा चैनल भी उसमें शामिल था ताहिरुल कादरी साहब के धरने को। लेकिन बहरहाल वो पीपल्स पार्टी पे जितना दबाव डाल सकते थे उनको डाल तो दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छी हैंडलिंग की। पीपल्स पार्टी ने उसकी हैंडलिंग अच्छी की और वो अपना वो मकसद हासिल नहीं कर सके। यानी कि इस कियानी साहब के फेज में कोई मसाइल ज्यादा पैदा नहीं हुए, खान साहब के लिए अच्छे दौर की शुरुआत हुई ना एक तरह से अगर देखा जाए तो। देखिए 3 चीजों की जरूरत होती है, रिजाल-ए-कार या इलेक्टेबल्स या पैसे वाले लोग, वो खान साहब को मिलते गए, शामिल किए गए। दूसरा, मीडिया को उनके लिए प्रो करना और उनके साइड पे लाना, वो काम हुआ। और तीसरा, इवन एक बयानिया उनको देना और उनको एक मसीहा और बाकियों को पता नहीं क्या कुछ साबित करना, यानी ये अमल उनसे कमतर साबित करना एक बेहतर ऑप्शन था खान साहब को पेश करना। से वो भी हुआ। हाँ, बल्कि उसके बाद जनरल पाशा साहब चले गए तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, दौर कियानी साहब का था, और DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब बने। तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब 2013 में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, ठीक है, और उन्होंने पूरा मंसूबा बनाया हुआ था उस वक़्त उसके लिए।
और ये जो इमरान खान साहब से फिर 2013 का इलेक्शन हजम नहीं हो रहा था, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि उनको तो उस मंसूबे का इल्म था, तो पूरा प्रोग्राम बनाया। और उस वक्त जाहिर बात है कि उनकी पॉपुलैरिटी भी पीक पे थी, तो वो जब जख्मी हुए, वो एक स्टेज से जब गिरे, तो उससे पहले तो उनको यकीन था कि भाई मैं वजीर आजम बन रहा हूँ, क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम साहब का उस वक्त ये मंसूबा था। लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने कुछ तो ज़हीरुल इस्लाम साहब के साथ राब्ते किए, वो मरहूम इशफाक सरवर साहब जो थे वो इनके रिश्तेदार थे, कुछ उनके ज़रिए, और कुछ उनको ये गारंटी दी गई कियानी साहब को और बाकी लोगों को कि वो इक़्तिदार में आके जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे या पुरानी तारीख को नहीं दोहराएंगे, इंतकाम को नहीं लेंगे और उनको सेफ एग्जिट भी देंगे। तो आखिरी हफ्ते में जनरल कियानी साहब ने ये इंश्योर किया कि नहीं, फौज इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेगी, और इसीलिए उन्होंने पोलिंग स्टेशनों के अंदर फौज को तैनात करने की मंजूरी भी नहीं दी। तो वो जब कियानी साहब ने फौज को और एजेंसियों को डिटेच किया इलेक्शन में, मसलन जब इमरान खान साहब बेहोशी में जा रहे थे तो अपनी नजर में तो वो वजीर आजम थे, ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई कि कियानी साहब ने नजर आ रही थी कि कियानी साहब ने वो अपनी फौज को पीछे किया कि भाई हम इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं रखेंगे। तो वो रिजल्ट जब वो होश में आए तो नवाज शरीफ वजीर आजम बने थे। इसलिए उस दिन से लेके आज तक कियानी साहब भी उनकी गुड बुक से चले गए। कियानी साहब जो है वो उनके, और आपको याद होगा कि एक दो मरतबा उन्होंने नाम भी लिया था, लेकिन फिर जब ये जनरल इस्लाम साहब और कियानी साहब दोनों ने उनके साथ लास्ट मोमेंट पे धोखा किया ना, इसका तो यही मतलब समझा जाएगा। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम को जनरल कियानी साहब ने वो काम करने नहीं दिया जो वो करना चाह रहे थे, जो फैज साहब कुछ अरसे पहले करना चाह रहे थे और बाजवा साहब ने नहीं करने दिया। ये कह सकते हैं ना, दोनों मिसाल एक जैसी है तकरीबन। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि वो लेकिन असल में बहुत ओपनली जो बंदा आया, हम तो सिर्फ जनरल फैज साहब का नाम देते हैं या बाकी उसका ना, तो वो ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम साहब 2013 में भी उनको वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे थे, तमाम तवानाई सर्व कर रहे थे, लेकिन कियानी साहब ने आखिरी मौका पे ये इंश्योर करा के कि ISI इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेगी और फौज मुदाखलत नहीं करेगी। उसकी वजह से इमरान खान का ख्वाब चकनाचूर हुआ 2013 में, इसलिए उनसे 2013 के रिजल्ट हजम नहीं हो रहे थे, और इसलिए वो जनरल कियानी के उस दिन से लेके आज तक मुखालिफ हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि खान साहब को किस तरीके से बिल्डअप करना पड़ा एक नया रिलेशन राहील शरीफ साहब के साथ? देखिए, जब जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ बने तो वो बड़े एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सादा किस्म के इंसान थे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्मी चीफ इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, लेकिन उनका अपना इतना कोई मखसूस एजेंडा नहीं था कि बाज़ लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन उनको चलाती रही ना। तो और उनको अपॉइंट भी किया था नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन बीच में जो TGISI थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, वो तो पिछले दौर से चले आ रहे थे, कियानी साहब के दौर से चले आ रहे थे। अच्छा, 2013 के इलेक्शन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब वज़ीर आज़म बनवाना चाह रहे थे इमरान खान को, लेकिन जनरल कियानी ने यह फैसला किया कि फौज इलेक्शन से दूर रहेगी और ISI दूर रहेगी, तो इसलिए इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म ना बन सके। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई नवाज शरीफ से, और वो गलती ये थी कि उन्होंने आके जो पहले एक तासुर दिया था या कमिटमेंट दी थी कि वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब जनरल राहील जैसे भी थे तो वो एक तो जनरल मुशर्रफ के बड़े करीब थे और उनके साथ उन्होंने सर्व किया था, उनके ज़ेरे एहसान भी थे। दूसरी तरफ ज़हीरुल इस्लाम साहब जो थे वो तो पहले से बड़े करीब थे खान साहब के और मुस्लिम लीग नून पे तपे हुए थे। तो चुनांचे उन्होंने ही इनके खिलाफ धरनों का प्रोग्राम बनाया, और जो 2014 के धरने थे वो सिर्फ जो थे ना सरे आईना खान का अक्स था
पस आईना ज़हीरुल इस्लाम थे, ठीक है। और इसलिए आपने देखा कि कई मौके पे पुलिस भी और बाकी सब लोग भी वो बेबस नजर आते थे। और जनरल राहील जो थे वो दरमियान में उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं की, मुझे लगता है उनके दौर में बहुत ज्यादा पॉलिटिकली उन्होंने अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं की, बल्कि उस बेचारे का सारा वक्त जो था ना वो बच बचाव में ही गुजरा। क्योंकि एक बदकिस्मती से फिर हामिद मीर साहब का वाकया हो गया। अब एक तो ये मुशर्रफ की छेड़खानी की इन्होंने, अब जब हामिद मीर साहब का वाकया हो गया तो उसमें बज़ाहिर तो नवाज शरीफ जो थे और उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया था हामिद मीर साहब ने, तो वो बज़ाहिर तो हामिद मीर साहब के साथ या जीओ के साथ खड़े हो गए, ठीक है, लेकिन पूरी तरह उनके साथ भी खड़े नहीं हुए। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब उनके वजीर थे, उन्होंने अरवाई पे बैठ के ये कहा कि जी जीओ की गद्दारी के सबूत मैंने खुद देखे हैं। अब एक तरफ न पूरे इधर खड़े हो रहे थे न पूरी तरह फौज के साथ खड़े हो रहे थे। अब फौज और आईएसआई ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि नवाज शरीफ को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो उधर भी खुल के खड़े नहीं हुए। और ये भी उन्होंने नहीं किया कि मसलन एक मरतबा मैंने खुद नवाज शरीफ साहब से बात की कि जी आप इस तरह क्यों नहीं करते, कि मीर शकील रहमान साहब को भी बुलाएं और इनको भी बुलाए, आर्मी चीफ को भी और जनरल राहील को भी, और दोनों को आमने सामने बिठा के जो मामला क्लियर कर लें। तो उन्होंने वो भी नहीं किया। तो एक तरफ वो टेंशन भी चल रहा था। अब उस मामले में इमरान खान साहब वो उनका काम कर रहे थे नवाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा, दूसरा उस वक़्त हमारे दोस्त जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जो थे वो DGI ISPR थे। एक तो ये था कि ये ISPR को एक बहुत बड़ी सुल्तनत ये उन्होंने बनाया है, और वो भी जनरल कियानी साहब के दौर से चले आ रहे थे। तो वो तो बाद में साबित भी हो गया कि उनकी सिंपैथीज भी इमरान खान के साथ थी और वो भी बड़े इंटी नवाज थे। फिर हामिद मीर के वाकये की वजह से वो और भी हुकूमत के मुखालिफ हो गए। तो उस दौर में फिर आपने देखा होगा कि ये जो PTI के सोशल मीडिया के ट्रोल्स है और ये सारी ये रूस तक पहुंचे, इनको ISPR के साथ सिंक्रोनाइज किया गया। इन लोगों की तरबियत भी उधर की गई है, इनको तरीके भी सिखाए गए। तो उसमें यह था कि सिविलियन हुकूमत एक तरफ थी और ISPR और ISI दूसरी तरफ थी, और इमरान खान साहब को उन्होंने आगे किया था। तो लॉकडाउन भी उनसे कराया गया और बाकी उनके लिए मीडिया मैनेजमेंट भी उनकी तरफ से होती रही। मसलन मीडिया मैनेजमेंट का मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि किस तरह एंकर्स इस्तेमाल हुए, किस तरह मीडिया चैनल्स इस्तेमाल हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। एक दिन हम बैठे हुए थे और हमने देखा कि जी हमारे उधर गैदरिंग कम दिखाई जाती है, क्योंकि ये सारा तो उस वक्त एजेंसी की तरफ से अरेंजमेंट होती थी कि इमरान साहब के लोग अगर कम हैं तो तारुल कादरी साहब के उधर भेजे जाए, अगर इधर कम है तो उनको उधर अकाउंट दिखाया जाता था, खाने पीने का इंतजाम भी उधर से होता था। मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दूंगा। एक दिन मैं जब मेरे साथ परवेज रशीद और एक वो MNA गुलजार साहब थे जो इसके खिलाफ थे, इमरान खान साहब के PTI के MNA थे, तो वो थे। उस दौरान हम पे अटैक हुआ और दफ्तर पे पथराव, ये सारे शीशे वीशे तो टूट गए थे। आपके साथ जो कुछ हुआ लाहौर में वो तो आपको याद होगा। तो मैंने सुबह चौधरी निसार साहब ने मुझसे हमदर्दी के लिए फोन किया, तो मैंने बड़ी सख्ती से उनसे बात की। तो चौधरी निसार साहब ने सुबह पुलिस के साथ IG के साथ हमारी मीटिंग रख ली। तो उधर हम उनसे कह रहे थे कि जी आप ये एक साइड जो है फजल हक रोड, इसकी दुकानें भी इतने अरसे से बंद है, उन लोगों का कारोबार भी, तो उधर डबल रोड है मेन ब्लू एरिया का, तो आप उस तरफ से इनको रास्ता क्यों नहीं देते, हमारे दफ्तर से आप गुजारते हैं। तो वो कहते थे कि जी मैंने कहा कि पार्किंग की जगह भी उधर ज्यादा है और ये भी। तो वो IG साहब आए बाएं शाये करते रहे। तो एक SSP साहब थे, हमारे पख्तून थे, वो मुझे बाहर देखे, उन्होंने कहा यार आप हमें क्यों
हमारे आईजी साहब को एम्बेरस कर रहे, जो चीज़ें आपको समझ आ रही है ट्रैफिक प्लान की तो हमें पुलिस अफसरान के तौर पर समझ नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये ISI का ऑर्डर है कि इन लोगों को जियो के दफ्तर से रोजाना गुजारा करे इमरान खान और ताकि उनको पत्थर मारते रहे। तो इस हद तक एक तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। दूसरी मिसाल में ये दे रहा था कि हमारे जियो पे हमारे उधर 3 बेसिंजीज थे, बाकी चैनल्स के 2-2 3-3 एक था, किसी का 2 थे, किसी का 1 भी नहीं था। उनके यहाँ गैदरिंग ज्यादा नजर आ रही थी, हमारे यहाँ कम नजर आ रही थी। और उस वक्त ये क्लेम किया जाता था कि जियो सही नहीं दिखा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। हमने पता किया कि हमारे डीसीजी तो पता कि सबसे ज्यादा डीसीजी हमारे हैं। तो वो पता चला कि उन चैनल्स को का जो फीड है वो सीधा उधर नहीं जाता, नहीं, एक घर में सेंटर बनाया गया था, फीड उधर से जाता था और वहां से जियो के और डॉन के अलावा जो बाकी चैनल्स थे ना तो वो उधर जाते थे। तो उसमें दरमियान में पुराने दर्नों के जिस दिन हाजिरी होती थी वो सारे वो फेस किए जाते थे। तो जियो और डॉन पे कुछ और नजर आता था। तो इतना माइन्यूटली उन सारी चीजों की वो अरेंजमेंट। लेकिन इसका क्रेडिट फिर ज़हीर साहब को जाता है ना कि ये सारा गेम प्लान और किस तरीके से खान साहब को हाइप दिलानी है और प्रमोट करना है मीडिया, यानी असल जो काम कर रहे थे वो ज़हीर इस्लाम साहब कर रहे थे। अगर हम कंपेयर करें वो तो 100% वो कर रहे थे, लेकिन राहिल शरीफ साहब की नॉलेज में था ये सब कुछ हो रहा है। उनके नॉलेज में फिर नवाज शरीफ साहब भी ले आए और IB ने पूरा एक फाइल तैयार की थी, कुछ ऑडियोज भी पकड़ी थी, बाकी शवाहिद भी। तो एक दिन वो पूरी फाइल लेके उन्होंने राहिल शरीफ साहब को बुलाया और राहिल शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ये आपके DGI की सूरत हाल है और मैं तो उसको हटाना चाहता हूँ। तो वो राहिल शरीफ ने बच बचाव कर दिया, उन्होंने कहा कि उसके रिटायरमेंट के चंद महीने बाकी हैं और फिर ये भी था कि जाहिर बात है कि अगर आप मेरे DGI के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मेरे इंस्टीट्यूशन में तो एक हॉस्टिलिटी है, तो मुझे भी फिर कुछ करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से फिर उनको रहने दिया गया। लेकिन फिर तो वो पूरी फौज उनके में वो सराहियत कर गई थी एंटी नवाज सेंटिमेंट्स और प्रो इमरान खान। तो फिर जब जनरल रिजवान आए तो लॉकडाउन तो फिर जनरल रिजवान ने करा दिया ना। और जनरल रिजवान ने वो उस वक्त PTI के लीडरशिप के साथ राब्ते के लिए चकलाला में एक जगह मुख्तस की गई थी और उधर प्लानिंग होती थी और उसके तहत एक स्टेप और आगे बढ़ के, लेकिन फिर आखिर खैर वो तो उस तरीके से तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। लेकिन फिर पनामा का ये सारा मामला, यानी ठीक है कि वो बाहर की तरफ से आया था, हमारे सीमा साहब जो है वो बड़ा लिमिटेड उसमें किया गया उसको। लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया, उन्हीं के दौर में ये काम शुरू हुआ था कि अब नवाज शरीफ को जुडिशरी के जरिए फारिग कराना है और अल्टीमेटली वो कामयाब भी हो गए। यानी नवाज शरीफ की को फारिग करने का, इमरान खान को मसीहा साबित करने का, जरदारी और नवाज शरीफ को चोर साबित करने का, मीडिया को मैनिपुलेट करने का, जुडिशरी को मैनिपुलेट करने का, ये सारा अमल जो पीक में पहुंचा था वो था ज़हीरुल इस्लाम साहब के दौर में और राहिल शरीफ साहब के दौर में। सबसे इम्पोर्टेंट सेशन मेरे ख्याल से हमारी इन तमाम नशिस्तों में से यह है जिसमें हम कमर जावेद बाजवा साहब की एंट्री फौज में एज ए आर्मी चीफ और फिर खान साहब के उनके साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात। तो ये बताएं कि आखिर इन अदवार में जो चेंजेस हुई हैं उसके बाद कमर जावेद बाजवा साहब के आने के बाद क्या चेंज आया? कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में बहुत चेंज आया और बहुत सारी चीज़ें गैर इरादी थी। मसलन जो मैंने महसूस किया, एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है नवाज शरीफ साहब ने बहुत सोच विचार के बाद उनको चुना था और दूसरा जो ये भी इतलात थी कि धरनों के दिनों में जब ज़हीरुल इस्लाम वगैरह ये सब कुछ कर रहे थे तो वो एस कोर कमांडर उसके हक़ में नहीं थे और उससे पहले प्रो डेमोक्रेसी जनरल समझे जाते थे। फिर मैंने ये महसूस किया था कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनकी सोच बिल्कुल आर्मी के रवायती सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो इंडिया के साथ भी ताल्लुकात की बेहतरी चाहते थे, वो अफगानिस्तान के साथ भी चाहते थे और इसी तरह मुल्क में मिलिटेंसी और इन चीज़ों का भी खात्मा चाहते थे मुकम्मल। और ये भी कहते थे कि भाई वायलेंस पे इजारादारी सिर्फ स्टेट की होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ गलतियाँ नवाज शरीफ से भी हुई
और इसलिए बाजवा साहब के चीफ बनने के बाद पीएम हाउस में बड़ा जश्न भी मनाया गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज वगैरह ने, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भुगता था जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हाथों, राहिल शरीफ के दौर में और जनरल रिजवान के हाथों, तो उनका ये ख्याल था कि अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि DJISI भी ऐसे आ गए उस वक़्त कि जो उनके फेवरेट थे और वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उस तरह कुछ और नहीं करना चाह रहे थे, और फिर आर्मी चीफ भी आ गए। लेकिन मेरे ख्याल में एक गलती ये हुई कि वो जो गुबार उनका जमा हो गया था जनरल राहील के दौर में, वो 2-3 इक़दामात के ज़रिए उन्होंने इस दौर में निकालने की कोशिश की। मसलन नवाज शरीफ साहब ने जब उनके चीफ बनने के बाद जब वो नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो टेबल के दूसरी तरफ बिठाने की और उनके स्मार्ट सल्यूट की तस्वीर मीडिया को जारी करने का, दूसरा कुछ चीज़ें उनको लेगेसी में मिली थी। मसलन डॉन लीक्स का मामला था, वो लेगेसी में मिला था, और 2010 से फौज के अंदर भी थ्रू मीडिया भी और थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन भी वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने भी, वो जनरल पाशा साहब ने भी, और वो आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी, और ये सारी सोच पेनिट्रेट की गई थी कि जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं और फौज के मुखालिफ हैं, और इमरान खान मसीहा है और फौज के लिए और मुल्क के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। तो एक वो सोच भी चली आ रही थी। तो डॉन लीक्स पे मेरे ख्याल में देखिए, मैं डॉन लीक्स को ड्रामा समझता हूँ, और उस वक्त मेरे कॉलम रिकॉर्ड पे हैं कि जब ये बनाया गया तो मैंने उस वक्त लिखा था कि ये क्रिएट किया गया है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा था, वो नवाज शरीफ को फंसाने के लिए एक ड्रामा बनाया गया था। इसी तरह पानामा भी एक लेगेसी की सूरत में, और उसमें भी नवाज शरीफ से कुछ गलतियां हुई। मसलन जब पहला ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो खुद आर्मी चीफ की ये ख्वाहिश नहीं थी कि उसमें ISI और आर्मी के लोगों को शामिल किया जाए या MI के लोगों को, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा कि भाई उसको फिर लोग ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, क्योंकि बाजवा साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और DGISI नवीद मुख्तार साहब थे, तो उनके साथ तो दूर की रिश्तेदारी भी थी। तो उन्होंने कहा कि इस पे स्टैंप लग जाएगा, और मैं पानामा के मामले में भी बरी हो जाऊंगा और इनकी अथॉरिटी, हालांकि वो हक में नहीं थे कि ISI या MI इसमें मुलविस हो। दूसरा डॉन लीक्स पे जनरल कमर बाजवा ने उनसे कहा कि जी मुझे भी पता है कि ये ड्रामा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये मामला इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है और कोर कमांडर्स के लेवल पे हुआ है, तो इनका ये तय हुआ था कि 2 बंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि मैं अपनी फौज को मुतमईन कर सकूं। एक वो था जिसमें एक परवेज रशीद साहब भी थे, तो एक तो नवाज शरीफ साहब, उसमें जो उनका स्टाइल होता है डिले करते रहे, आखिर में जब उन्होंने डिले किया। अच्छा, इससे पहले ये हुआ था कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया पानामा केस में, और उसकी जो है इन्होंने मिठाइयाँ बांटी, तो उधर PTI के सोशल मीडिया ने और बाकी ने जो है ना बाजवा साहब की ट्रोलिंग शुरू कर दी, और पूरे फौज में भी उसको डिफेंसिव पे लाया कि जैसे बाजवा और नवीद मुख्तार ने उनको बचा लिया उससे। तो काफ़ी उनकी फौज के अंदर भी और सोशल मीडिया पे एक उनको डिफेंसिव पोजीशन पे ले आए। अच्छा, फिर वो डॉन लीक्स के वो कार्रवाई वो डिले करते करते जब उन्होंने वो जारी कर दिया, तो उसमें वो परवेज रशीद साहब वाला वो नहीं था। ठीक, तो उन्होंने जाहिर बात है कि अब फौज में अपने इमेज को भी बहाल करना होता है। हमारे सियासतदान ये भूल जाते हैं कि आर्मी चीफ आप किसी को भी बनाएं, लेकिन वो पहली फुर्सत में वो आर्मी चीफ होता है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी वो होती है। अब इन 2 वजूहात की वजह से, एक पानामा के डिसीजन और मीडिया ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग PTI की, और वो जो तस्वीरें जारी हुई थी, तो वो अपने इंस्टीट्यूशन में भी काफ़ी दिफाई पोजीशन पे आए थे, और फिर ये उन्होंने समझा कि हुकूमत ने उनके साथ एक वादा खिलाफी की, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को मुस्तरद करके वो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के अंदर और या बेहतर कर लेंगे। तो उन्होंने DGI SPR को फ़ोन पे कह दिया कि जी आप
इसके बारे में बयान जारी कर दिया। और DGISPR कौन थे? वो DGISPR थे आसिफ गफूर साहब। तो आसिफ गफूर साहब ने वो मशहूर ज़माना रिजेक्टेड वाला वो ट्वीट जारी कर दिया जिसके बड़े सख्त अल्फाज थे। अब जाहिर बात है कि उससे तो वज़ीर आज़म की हैसियत और अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो गई, तो उधर से मामला बिगड़ गया। अब नवाज शरीफ ये सोच रहे थे कि यार जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं और आपने जो है मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। उधर बाजवा साहब इस पे नाराज थे कि जी आप देखें कि आपने उधर भी हमारी फौज को दरमियान में घसीट दिया और इधर भी अब आप ये कर रहे हैं कि जो वादा मेरे साथ किया था उसमें महीनों ताख़ीर कर दिए और जब वो जारी भी कर दिया तो आपने ये कर दिया। तो वहाँ अब मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को चाहिए था कि बस उसको दरगुजर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब उस पर डट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ट्वीट आप वापस लेंगे या नहीं तो बस फिर या मुझे जाना होगा या आपको जाना होगा। सही। और ये पैगाम उन्होंने आर्मी चीफ को कन्वे किया थ्रू इसहाक डार। ठीक। और इसलिए हालांकि इसहाक डार पहले उनका बाजवा साहब को चीफ बनाने में उसका बुनियादी किरदार था और उनकी सिफारिश भी थी, और उन्होंने जाके मनवान ये पैगाम उनको दे दिया कि जी या तो आप ट्वीट वापस ले ले या नवाज शरीफ साहब कहते कि या फिर मुझे घर भेज दे या फिर मैं आपको घर भेजूंगा। अब 1-2 महीने के बाद नवाज शरीफ साहब को ही जाना पड़ा। चीफ दरमियान में फंस गए। ठीक है, अब ये तो वो नहीं कह सकते भाई कि ट्वीट किसने, अल्फाज का चुनाव किसने किया था, और उस वक्त आसिफ गफूर साहब भी नए नए आए थे। तो उन्होंने मजबूरन वो ट्वीट वापस ले ली। ठीक। अच्छा, जब मजबूरन उन्होंने ट्वीट वापस ले ली तो उनकी तो अपनी इंस्टीट्यूशन में, अब ये जहन में रखे कि 10 साल 12 साल जो है ना जहन साजी इंस्टीट्यूशन की भी हो गई है नवाज शरीफ के खिलाफ, और मीडिया में भी हो गया है, और उस सूरत हाल में जो है आर्मी चीफ वो उसको वापस लेते हैं। इसी तरह वो यहाँ से ना नवाज शरीफ साहब से जो नवाज शरीफ और फौज की दुश्मनी का आगाज हुआ, और यहाँ से इमरान खान साहब को दोबारा गोद लेने का फैसला हुआ, और यहाँ से फिर सारा सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि फिर GIT में उसके 1-2 रोज बाद GIT में 1-2 मखसूस अफराद को शामिल किया गया, और फिर GIT ने नवाज शरीफ के साथ जो कुछ कर रहा था वो कर दिया, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए। अब जाहिर ही बात है कि जब नवाज शरीफ के साथ दुश्मनी हो गई तो फिर तो दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था। और मैंने आपको बता दी कि इमरान खान के हक पे जहन साजी तो 2010 से हुई थी ना। बिल्कुल। और हिसाब से की जाती रही है। जनरल फैज साहब जो थे वो DGC थे, तो उसके बाद फुल फ्लेज ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इमरान खान साहब ने अपने आप को मुकम्मल उनके सपुर्द किया, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर उन्हें अपनी गोद ले लिया। बिल्कुल। और फिर सिलसिला बढ़ता रहा, जिसके नतीजे में वो दर्द बढ़ता गया खान साहब का जूझू दवा की। खान साहब का मतलब इख्तिदार के लिए ना दर्द बढ़ता रहा, नवाज शरीफ का दर्द बढ़ता रहा, जरदारी का दर्द बढ़ता रहा, मौलाना का दर्द बढ़ता। क्योंकि देखें फिर ये माजी में भी इलेक्शन को भी एस्टैब्लिशमेंट मैनिपुलेट करती रही। नहीं, लेकिन ये चलिए, ये तो माजी का तो हम बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन ये जो फैज साहब हैं इनका नाम लेते हुए भी बंदा सोचता है, क्योंकि पिछले तवातुर से कुछ अरसे के दौरान फैज साहब की एफिलिएशन खान साहब के साथ ज्यादा लोगों ने प्रमोट की एज कम्पेयर टू बाजवा साहब। नहीं, ये जो काम होता है ना, ये फैसला एक लिहाज से मैंने आपको बता दी कि नवाज शरीफ के खिलाफ और जरदारी के खिलाफ नफरत वहाँ पे वो पूरे इंस्टीट्यूशन में फैला दी गई थी, वो मीडिया में भी फैलाई गई थी, वो जुडिशरी में भी फैलाई गई थी। ठीक। कमर बाजवा साहब का फिर ये है कि वो या एक काम करते नहीं है, करते हैं तो फिर बैठ के करते हैं। ठीक है, वो जिस भी लाइन पे चले जाते हैं। फैज साहब का इसलिए आ गया कि फैज साहब थे DGC, और ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट DGC का काम होता है, तो उसमें फैज साहब की इमरान खान से यारी भी हो गई। जाहिर बात है कि इंस्टीट्यूशन ने काम उनको सौंपा था ना, एग्जीक्यूशन उनका काम होता है,
और फिर फैज साहब का भी काम करने का एक अपना तरीका है, बड़ा विजिबल और बड़ा ओपनली और फिर डटाई के साथ। तो बस वो तो हमने फिर देखा कि फिर मीडिया के भी बाजू मरोड़े गए, फिर जुडिशरी के भी बाजू मरोड़े गए, फिर पोलिंग एजेंट भी निकाले गए, फिर लोगों को जबरन पीटीआई में भी शामिल करवाया गया, इलेक्शन से नवाज शरीफ को भी आउट किया गया, उनके बहुत सारे कैंडिडेट को भी आउट किया गया, फिर माशाल्लाह साकिब निसार और इस तरह के जजेस, माहौल ऐसा बना कि खान साहब की सपोर्ट में जाता रहा। और नहीं वो मसलन पिछले इलेक्शन को इलेक्शन कहना इलेक्शन के लफ्ज की तौहीन है। आरटीए सिस्टम का बिल्कुल, फिर उसके बाद उनको वजीर आजम बनाया गया। खान साहब पहुंच तो गए कुर्सी तक ना, उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसा लगता था कि अब हमेशा रावी चैन लिखेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आर्मी को रियलाइज हुआ कि उनसे गलती हुई है। नहीं, एक तो देखें, पहली बात तो ये है कि ये आर्मी में कभी ऐसा नहीं होता कि 100% लोगों की सोच एक जैसी होती है, इख्तलाफ नजर, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड इदारा है, तो जिस पे इंस्टीट्यूशन का फैसला होता है सब उसी लाइन में चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हर इलेक्शन में या सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई रोल होता है, लेकिन जिस ओपन तरीके से और जिस ब्रूटल तरीके से इस मरतबा इमरान खान के हक में और बाकी मुखालिफ पार्टियों के खिलाफ किया गया, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। मसलन अब देखिए कासिम सूरी एक हल्का जरूर खोला गया ना, वो तीसरे नंबर पे आए थे, और इसी तरह हम दर्जनों लोग जानते हैं कि वो तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे आते हैं। फिर आप देखिए कि इलेक्शन का रिजल्ट, शामला का रिजल्ट आ गया, बाकियों का जो है अवारान और जो सिंध के ऐसे बलूचिस्तान के ऐसे हल्के हैं कि जो जिसका रकबा तकरीबन पूरे केपी के बराबर है, उनका रिजल्ट आ गया, और कराची और लाहौर के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो वो भी बिल्कुल ऑब्वियस था कि उधर एमकेएम और पाक सरजमीन पार्टी के सीटें छीन के इनको दी गई, उधर पंजाब की सीटें बिल्कुल और एनपी की सीटें छीन की उनको दिलवाई गई। पंजाब में भी इस तरह हुआ, तो सबने देखा ना, और बहुत से लोग बात भी करते हैं, भुगता भी कुछ लोगों ने, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। मसलन इलेक्शन ट्रांसमिशन हमारा कराची से हो रहा था, मैं उसमें बैठा था। जब ये चीज़ें हमें इधर उधर से दीर से सराजुलक ने किया, वहाँ से हाफिज अहमदुल्ला ने किया, अस्फंदियार वली खान ने कहा कि मेरी बेटी को निकाला गया, तो मैंने मैनेजमेंट से पूछा कि भाई ये खबरें नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, उधर से जो है ISPR और उनका हुक्म ये कि ये चीज़ अगर आप लोगों ने चला दी तो इमरान खान साहब जो पहला खिताब करेंगे उसमें आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो फिर हमने अपना, हम तो बतौर तजियाकार बैठे थे, तो जब हमने वो दिखाना शुरू किया कि भाई ये यहाँ पे पोलिंग एजेंट को निकाला कि यहाँ पे, तो मेरे बारे में फिर ये अहकामात आए और DG ISPR की तरफ से आए कि अगर सलीम को आप लोगों ने ना उठाया तो जियो का ये अंजाम होगा। तो जियो ने मजबूरन फिर मुझे ट्रांसमीटर से उठा दिया। फिर मैं कराची में या होटल में रहा, या फिर जिन जिन लोगों को हरवाया गया था शहीद सईद करता रहा। बिल्कुल। अच्छा, अब चलिए खान साहब इख्तिदार में आ गए, शुरू के 5-6 महीने बड़ा अच्छा टाइम लगा, हनीमून पीरियड लगा, इनके पास बड़े बड़े प्लान थे, जिसमें असद उमर साहब का इकोनॉमिक प्लान था, हर चीज का एक इनके पास एक सोल्यूशन मौजूद था और एक्सपर्ट मौजूद था। वो जो एक्सपर्टीज का एक किला इन्होंने बनाया था, वो बड़ी जल्दी जमीबोस हो गया। ये दो चीजें हो गई, एक तो ये कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उसकी वजह से अवाम की तरह फौज के भी उनसे बहुत ज्यादा थी, हाई एक्सपेक्टेशंस थे, वो लेवल बहुत हाई था। दूसरा कौम का भी, मसलन वो कहते थे कि हमने टीम बनाई है, हमने इकोनॉमिक प्लान बनाया है, 100 डेज में हम ये करेंगे, ये टाइमलाइन भी उन्होंने खुद दी। ये असद उमर उनको हाथ आया था। अब असद उमर बेसिकली इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो मार्केटिंग का माहिर है। मार्केटिंग भी फिर अपनी प्रोडक्ट की नहीं, अपनी जात की करते हैं। और इनके वालिद ने जो कुछ या खान वगैरह के साथ किए, जिस तरह उनको मिसगाइड किया, और हमूद रहमान कमीशन में जो लोग जिम्मेदार डिक्लेयर किए गए हैं उनमें जनरल उमर भी है। तो इधर असद उमर जो है, एक तो उन्होंने इस तरह के किए थे, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे, और जब वो हुकूमत साजी हुई तो अब एक तो एस्टैब्लिशमेंट को पता चला, फौज को, कि भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है,
ना सद उमर के पास कुछ इसमें, है, लेकिन ना सर इमरान खान हम के पास क्विकली कुछ है। अगर कुछ पॉइंट्स को टच करें, क्या आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को इतना भी आइडिया नहीं था कि जो टीम उनको दी गई है सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स की, उसमें किसके पास स्ट्रेंथ है, किसके पास कैपेसिटी है, टैलेंटेड कौन है, नहीं है, ये तो इनको तो पता होता नहीं, है। वो तो उसमें फिर एक दूसरा भी मसला आ गया था ना। अब मसलन क्योंकि जो अच्छे लोग थे वो तो इख्तिदार में आने से पहले ही खान वो साहब इख्तिदार में आने के बाद इमरान खान साहब ने मायार बिल्कुल बदल दिया लोगों की तकर्रुरी का। मसलन उसने अब पंजाब में बहुत सारे लोग थे उनकी पार्टी में, लेकिन उन्होंने नए लोगों को मौका दिया। अच्छा, उन्होंने वो कर दिया कि सबसे वो अरबी में जिसको कहते हैं ना लेस बिशेन, कि जिसको किसी से उन्होंने बुजदार साहब को निकाल दिया। और उसकी भी वजह थी क्योंकि वो उनकी जिंदगी में वो बुशरा बीबी की एंट्री हुई थी और फरहत शहजादी की एंट्री हुई थी। तो इमरान खान साहब फौज की हर बात मानते रहे, लेकिन वो जिधर बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट होती थी उसमें वो नहीं मानते रहे, वो रिजिस्ट करते रहे। तो वो उस्मान बुज़दार साहब उनके सिलेक्शन थे। इसी तरह आप देखें हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे। अच्छा, अगर इलेक्शन जेन्युइन हुए थे तो परवेज खटक ने तो रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में कोई दूसरी मरतबा हुक्मरान नहीं बना है। लेकिन उन्होंने दोबारा अगर इलेक्शन बकौल इनके, हम तो नहीं मानते थे ना, तो परवेज खटक का हक था। तो उन्होंने उधर भी उसको मैं बुज़दार प्लस का नाम देता हूँ, वो महमूद खान साहब को निकाल दिया। मसलन अब उनकी ये हालत है कि उनके अपना जो आबाई हल्का है उसमें लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मसला है, तो अब 2.5 महीने हो गए वो अपने स्वात नहीं जा सकते। उधर उनको बनाया उन्होंने वजीर आला, और वो भी फिर इधर ये था कि जिसके कनेक्शन उधर ठीक थे मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ, तो वो आला से आला मनसब पे फायज रहा। मसलन जहांगीर तरीन के उनके होते तो बेशक शुगर्स के अंडर आते रहे, कुछ भी आते रहे, तो जहांगीर तरीन फरिश्ता था। डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद वो पीएम हाउस में बैठता था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। वो उनसे नाराज हो गई, उनकी छुट्टी करा दी गई। ठीक, फिर कोई ओन चौधरी इमरान खान का दस्तराज था, वो उनसे नाराज हो गई, उनकी छुट्टी करा दी गई। और जो उनकी सिफारिश लगा था और उधर से वो उनकी मंजूरी आती। अब यहाँ पे उन्होंने फिर बिल्कुल ये कि अब आप मुझे बताएं कि फौज के लिए जो बड़े अहम कश्मीर का, अब आप अली अमीन गंडापुर को उन्होंने उमर कश्मीर का वजीर बना दिया, जो खुद बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत। अच्छा, आप कहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह, कहाँ इस तरह के लोग, आपने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया इसको शहरयार अफरीदो को। तो ये मजाक नहीं है। इसी तरह जो है आपने, लेकिन पीटीआई ये भी तो सवाल उठाती रही ना कि मौलाना साहब जब कश्मीर कमेटी को हेड करते रहे तो उन्होंने भी कोई आउटस्टैंडिंग काम तो नहीं किया था उस दौर में। आउटस्टैंडिंग ना भी करते, लेकिन ड्रामे तो ना करते ना, झूठी कस्में तो ना खाते ना, वो राना सनाउल्लाह पे ये तो केसेस तो ना बनाते ना। कोई कैलेबर तो था, उनकी कोई लॉबिंग है। मसलन अरब दुनिया में वो आप इख्तिलाफ करें, इत्तेफाक करें, उनकी अपनी एक ताल्लुकात हैं, एक हैसियत है। तो ये तो कश्मीरियों के साथ भी मजाक था ना। अब शहरयार अफरीदी जैसे बंदे को, कि जिनका मुल्क के अंदर ये रिपुटेशन हो और पहले से पुराना सनाउल्लाह वाली हरकत कर चुके हों, बहुत सारी चीजें ये थी, तो तकर्रुर या जिदर हुई। तो एक तो ये चीज, दूसरा करप्शन की खात्मे की बात। इधर पता चला कि भाई पाकिस्तान के जितने माफियाज हैं, शुगर माफिया, सिगरेट माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, ये सारे जो है पीटीआई में, वो पीटीआई में आ गए। दूसरे गैर मुल्की सिटीजन, ये पहली हुकूमत थी जिसमें सबसे ज्यादा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल थे ना पीटीआई के। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस पे बात करें तो जो 2-2.5 साल के अंदर इकोनॉमी का हाल हुआ, इसके अलावा दीगर इश्यूज का हुआ, फिर इनकी पॉलिटिकल हैंडलिंग अच्छी नहीं थी, इनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुए, जो पुराने प्रोजेक्ट चले आ रहे थे उनको कंप्लीट नहीं किया, उसमें रिफ्ट्स डाली, मसाइल तो उन्होंने बहुत जमा किए। फिर इंटरनेशनली भी इन्होंने बड़ी जगहों के ऊपर हमें एम्बैरस किया। नहीं, एक तो ये था ना कि मैंने आपको बताया कि जितनी बड़ी कीमत इमरान खान के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी या फौज ने दी थी, माजी में किसी के लिए नहीं दी थी। उनकी खातिर नून लीग को दुश्मन बनाया गया, पीपल्स पार्टी को दुश्मन बनाया गया। कब से इन्होंने करना शुरू किया? मैं अर्ज करता हूँ ना, और जाहिर बात है कि वो लोग फिर
उस वक़्त कभी पीडीएम की सूरत में, कभी दूसरी सूरत में वो फौज के खिलाफ इमरान खान की तरह जुबान इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन वो फौज पे मसलन मौलाना ने, मुन्ने के अब्बा, नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज साहिबा का जो लहजा था, बहुत से लोगों के लहजे बदलते हुए देखे। फिर उनके मुतालबात उसके बाद भी पूरे नहीं हो रहे थे। वो फौज से कह रहे थे कि भाई आप इन सबको जेलों में डाल दें, आप लोग मेरी खातिर जेलों में डाल दें। मसलन ये तो आप ऑन रिकॉर्ड है कि कमर बाजवा साहब से एक मरतबा उन्होंने कहा कि जी आप सारी अपोजिशन को मेरे लिए जेल में डाल दें। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, या बशीर मेमन वाला कि इन पे आर्टिकल 6 के मुकदमात बना दे। तो वो मुतालबात उनकी एक तो ये थी कि कीमत सबसे ज्यादा इमरान खान के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने अदा की थी, सपोर्ट भी नो डाउट, और परफॉर्मेंस जो इमरान खान की थी वो उन रिवायती पार्टियों की कारकर्दगी से भी बुरी तरह। लेकिन समझ इसको अगर, क्योंकि हमारा थोड़ा सा मगर जो अंडा था वो गंदा निकला। ठीक, तो एस्टैब्लिशमेंट बड़ी एम्बेरसमेंट की का उसको सामना करना पड़ा, क्योंकि एक बंदे के बारे में आपने इतनी तवक्कुआत वाबस्ता की हो, इतने ज्यादा जो है उनके लिए दुश्मनियां मोल ली हो, इतनी बदनामी मोल ली हो, और एफर्ट्स भी सबसे ज्यादा, और उनके लिए जुडिशरी को का भी सत्यानाश किया, मीडिया का भी किया, लेकिन उनकी कारकर्दगी से पर तो यहाँ से तो एक मायूसी का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये जो डिस्टेंस करने वाली चीज है ये कब इनिशिएट हुआ, अपने आप को अलग कब? दूसरी मायूसी एक और जगह पे हुई, बल्कि परेशानी हुई, वो ये कि चीन के साथ वो इनके मामलात बनाते रहे, ये उनके साथ बिगाड़ते रहे, क्योंकि इमरान खान साहब सीपेक और उसको नवाज शरीफ के आईने में देखते थे। अब मसलन जो मुराद सईद वगैरह सीपेक के बारे में जो कुछ कहते रहे या दाऊद ने किया, तो उस पर चीनी बड़े नाराज थे। अब हमारी एस्टैब्लिशमेंट तो चीन की अहमियत को जानते हैं। इसी तरह सऊदी अरब के साथ वो जाती मामलात पे या कमकली से उन्होंने मामलात खराब कर दिए। पहले वो उनके साथ उधर गए उनके जहाज में, और उधर जाके उन्होंने कहा कि जी मैं ईरान और मलेशिया और तुर्की के साथ मिलके कि हम एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं। फिर उधर अपनी हैसियत से कई गुना बढ़ के ये बात कर दी। गए मोहम्मद बिन सलमान के जहाज में, तो उधर कहा कि मैं अमेरिका और उनकी सालिसी कराना चाहता हूँ ईरान की, तो वो भी उससे नाराज हुए। फिर इसमें कुछ जाती चीजें भी आ गई। मसलन एक मरतबा ये हुआ कि ये अभी साइपर की बातें कर रहे, मैं कहता हूँ लोगों से कि जरा वो साइपर निकालें उस दौरान जो सऊदी अरब से इधर आए हैं या हमारी तरफ से जो सऊदी अरब को गए हैं, तो आप लोग भूल जाएंगे। क्योंकि एक मरतबा काबीना में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। उधर ही से 2-3 वजीरों ने निकलते ही उनके सफीर को बता दिया। अब उस पर पता नहीं उस सफीर ने क्या मैसेज भेजा होगा, और उस पर फिर मोहम्मद बिन सलमान भी यहाँ तक नाराज हुए थे कि वो सारे पाकिस्तानियों को एकदम वहां से निकालने का सोच रहे थे। फिर आर्मी चीफ गए और उन्होंने वो मामलात उनके साथ कुछ बेहतर बना दिए। फिर एक वाकया ये जो जाती उसका था कि बुशरा बीवी के वो बेटी की शादी हो रही थी। अब ये चाहते थे कि उसको मदीना मस्जिद नबवी में करा दे। वो सऊदी इस तरह की चीजें नहीं वो करते। उन्होंने कहा उसको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर की बेटी भी नहीं है, उनके पहले शोहर की बेटी है, तो उस हिसाब से तो उनको प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता था। तो वो मस्जिद नबवी में उनको वहां से उठाया गया। उस पर इमरान खान साहब तैश में आए और नाराज थे। फिर ये जो गड़ी वाला मामला हो गया उस पर वो नाराज थे, वो तो उनकी वो बेहमती। तो अब सऊदी अरब तो पाकिस्तान के लिए और फौज के लिए बहुत अहम है। तो ये इस तरह की चीजें, उससे तो वो मायूसियां बढ़ती गई और छोटे मोटे और भी बहुत सारे। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो टर्निंग पॉइंट ये था कि इन्होंने खुद उनके इदारे में मुदाखलत शुरू कर दी, और वो था DGISI की अपॉइंटमेंट। और उसमें जो डिले किया, ठीक है, और उसपे जो डिले किया और जितना उन्होंने आर्मी चीफ को और कई और जनरल्स को एम्बेरस किया बिल्कुल। क्योंकि ये मामला पहले से जो जनरल फैज साहब का कोर कमांडर के तौर पर भेजने का जो फैसला था, ये नेकनियती से हुआ था। आर्मी चीफ ने भी किया था और इनसे भी उस पर डिस्कशन हुई थी कि जी उनको ताकि वो 1 साल कोर मुकम्मल कर ले और आर्मी चीफ के उसके लिए क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन जब एक दिन पहले उनको कुछ ख्वाब शाब और ये चीज़ें बताई गई कि भाई ये जो बंदा आ रहा है ये आपके लिए ठीक नहीं है, और फिर किसी और बंदे का नाम उनको दे दिया गया, तो सब जब आर्मी चीफ मुलाकात के लिए गए तो वो हैरान हो गए कि इमरान खान बिल्कुल बदले हुए हैं।
और फिर उसका जो तमाशा बनाया गया, तो वो मामला जो था मेरे ख्याल में वो टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, और उसकी वजह से फिर वो जो मायूसी थी वो मायूसी मुखासमत में बदल गई। बिल्कुल ठीक। तो ये जो टर्निंग पॉइंट आया, इसके बाद बाजवा साहब और इंस्टीट्यूशन दोनों ने बिल्कुल क्लियरली अपने आप को इमरान खान साहब से अलग कर लिया। आपके ख्याल में ये पॉलिसी अभी तक सस्टेन कर रही है, और खान साहब को इस पे रिएक्शन में जो कुछ कहना पड़ा वो तो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं था कि कोई ठीक है, उनको दुख हुआ, मायूसी हुई, उनकी राय बदली इमरान खान साहब के बारे में, ये सब चीजें हो गई, लेकिन ये नहीं था कि वो दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं था कि इमरान खान साहब को रुखसत करके उनकी जगह किसी और को लाएं। लेकिन उसके बाद पूरे इंस्टीट्यूशन ने मिलकर कोर कमांडर्स के लेवल पे ये फैसला किया कि यार इस बंदे के लिए हम इतने बदनाम हुए, इतनी हमने दुश्मनियां मोल ली, और ये जो हमारा जो हाइब्रिड सिस्टम का तजुर्बा था ये उल्टा नाकाम भी हो गया, क्योंकि ना अफगानिस्तान पे वो हमारी बात मानते हैं। मसलन फौज की ये सोच थी कि भाई अमेरिका के निकलने के बाद अब उनके जख्मों पे नमकपाशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के साथ जुड़ी हुई हैं, वो FATF हो, वो IMF हो, वो बहुत सारी चीज़ें हों। तो लेकिन इमरान खान साहब कभी कहते थे गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया। इसी तरह मैंने आपको बताया कि चीन का मामला था, सऊदी अरब का मामला था, हमें कहीं का भी नहीं। इंटरनेशनल भी खान साहब ने गलत उन्होंने ये फैसला किया, और इमरान खान साहब को फरवरी के महीने में बता दिया कि भाई मजीद जो है हम ना आपके खिलाफ हैं ना आपके साथ होंगे। तो उन्होंने अपने आप को सियासत से अलग करने का फैसला कर लिया। अब ये चीज जब महसूस हुई जरदारी और नवाज शरीफ को, क्योंकि जाहिर बात है कि उससे पहले तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब को तो जबरन मीडिया, जुडिशरी, पॉलिटिशियन, इन सब के हाथ मरोड़ के फौज इख्तिदार में लाई थी। फिर मसलन MQM को मैं उसको कहता था कि उसका इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया था, क्योंकि MQM की सीटें भी उनको दिलवाई गई थी और फिर उनको इत्तेहाद में भी बिठाया गया, बाप पार्टी को भी उनके साथ बिठाया गया था। तो अगर फौज चाहती तो इमरान खान साल पहले फारिग होते। जब गिलानी साहब सेनेटर बने तो उसका पता चला कि भाई इनसे तो अपने लोग इतने नाराज हैं कि अक्सरियत उनको मिल गई है। तो एतमाद के वोट के दौरान इमरान खान साहब गए बाजवा साहब के पास, उनकी मिन्नत की, उन्होंने कहा यार हमसे ये काम ना करवाए, आपके अपने जो लोग हैं, आपके पास इदारे हैं, IB है, FIA हैं, बाकी हैं, आप अपने लोगों को राजी कर लें। उन्होंने उनका मिन्नत तरला किया कि नहीं नहीं आप ये करें। तो फिर उसमें ISI को इस्तेमाल किया गया, और ये बेचारे जो थे PTI के 30-35 अरकान जो नाराज थे, जिसमें राजा रियाज भी थे, किसी को कमरे में बंद किया गया, किसी को बाथरूम में बंद किया गया, किसी को और सुबह फिर डंडे की जोर पे उनको बिठा के और किसी को गुमनाम टेलीफोन की गई। ये जो अभी इमरान खान साहब कहते हैं, बिल्कुल फौज ने गैर आईनी काम किए हैं, गैर कानूनी काम किए हैं, गुमनाम टेलीफोन किए हैं लोगों को, लेकिन ये सब कुछ इमरान खान को वजीर आजम बनाने और फिर उनको वजीर आजम रखने के लिए किया गया है। अगर उस वक्त ISI वो काम ना करती तो इमरान खान इससे साल पहले फारिग हो चुके होते। अब जब अपोजिशन ने ये महसूस किया कि भाई फौज ने इनसे हाथ उठा लिया, तो जरदारी साहब मुतहरक हो गए और नवाज शरीफ और इन सब के साथ मिलके उन्होंने अदम एतमाद का मंसूबा वो शुरू किया। लेकिन अच्छा, उन्होंने पहले सपोर्ट नहीं किया उन्हें। नहीं, शुरू में तो उन्होंने नहीं किया था ना। अब देखें PDM से भी फौज ही ने जरदारी साहब को निकाला था ना इमरान खान की खातिर, बिल्कुल, और MP को भी निकाला था, वरना तो PDM में बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था उस वक्त। तो उस मौके से फायदा उठा के जब उन्होंने किया, अब उसके बाद भी इनको इन्फॉर्म किया गया कि भाई ये आपके खिलाफ ये कर रहे हैं और ये उसके। तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि मुझे बचाओ इनसे। तो उन्होंने उनसे कहा कि जी हमने तो आपको फरवरी में कह दिया था कि हम मजीद इससे सरोकार नहीं रखेंगे। और फिर ये मैं पहले उस वक्त कह भी चुका हूं, लिख भी चुका हूं कि कामरा में जो मीटिंग हुई जिसमें बाकी सर्विसेज चीफ्स भी थे, उसमें इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि जी बस ये तो MQM और बाप पार्टी या हमारे मुनहरिफिन, ये तो आपके एक टेलीफोन की मार है आप उनके। तो बाजवा साहब ने उनसे कहा कि जी हम आपसे कह चुके हैं कि हम बहुत बदनाम हो चुके हैं, अगर मेरे किसी बंदे ने आपके खिलाफ काम किया हो तो मुझे बता दें,
मैं उसको अभी लटका देता हूँ। लेकिन हम ये इंस्टीट्यूशन का फैसला है जिसको मैं हेड करता हूँ कि हम मजीद इसमें काम और सरोकार नहीं, कि हम न्यूट्रल रहेंगे। ये न्यूट्रल का लफ्ज उधर से शुरू, उसके बाद फिर अप्रैल उधर से इमरान खान जलसे पे गए और उधर न्यूट्रल का जानवर कहना शुरू कर दिया, फिर उधर से जाके न्यूट्रल और फिर मिर्जा। अच्छा, फिर जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, ठीक, तो देखिए एक ये होता है ना कि फौज उनके खिलाफ काम करती, दूसरा ये कि फौज ने माजी की तरह उनके लिए गैर कानूनी काम नहीं किया। पोजीशन ये दूसरी थी, लेकिन इमरान खान ने एक तो उसको गाली बना दिया और दूसरा साइपर का जो मामला था उसको अपने इनखला को और अदम एतमाद को उससे जोड़ दिया, अमरीकी साजिश से। अब उस पर भी फौज का ये ख्याल था कि यार ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको आप उधर क्यों। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला आ गया कि इमरान खान अपना ये केस और साजिश साबित ना कर सके, उसके बावजूद वो आज तक लगे हुए हैं। फिर उसके बाद जाते जाते उन्होंने आर्मी चीफ को पहले मीर जाफर, मीर सादिक और जानवर और पता नहीं क्या कुछ, और फिर गद्दारी तक की, फिर मीडिया में ट्रोलिंग, फिर जनरल सरफराज। मैं सिर्फ इसको कंक्लूड करता हूँ ना कि ये अब मुखासमत तक कैसे आ गया। उस मुखासमत तक ये आ गया कि ये सिलसिला तो चलता रहा। तो एक तो इस दौरान पीडीएम ने अपने पत्ते बड़े अच्छे उससे खेले, क्योंकि वो फौज के बारे में उन्होंने बड़ा मुसालिहाना और मुफाहिमाना रवैया अपनाए रखा, अगरचे उसकी उस तरह सफाई नहीं की या जो कि वो उनको करना चाहिए था। दूसरा, इमरान खान साहब ने यह गलत रास्ता अपनाया कि उन्होंने फौज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और ब्लैकमेल करने के लिए कभी ट्रोलिंग उनकी करवाएं, कभी उनको न्यूट्रल और जानवर कहें, ये कहें वो कहें। उसका नतीजा यहां तक निकला कि अब जाहिर बात है कि फौज लड़ने के लिए बनी होती है, उसको आप बहला फुसला कर अपना बना के उनसे बात मनवा सकते हैं, लेकिन ब्लैकमेल करके वो नहीं कर सकते। और दूसरा, इस दौरान जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास, यानी वो इस पर कन्विंस है कि कुछ बैरूनी कुव्वतों की हिमायत इनको हासिल है, फाइनेंशियल भी और बाकी सूरतों में भी। इमरान खान दानिस्ता या नादानिस्ता पाकिस्तान के अंदर अब अनारकी पैदा करने के लिए वो कर रहे हैं। फिर दरमियान में ये कोशिश हुई, आरिफ अलवी उनके पास जरगे के तौर पर गए, और इधर जो ईवान सदर में मुलाकात हुई उसमें भी आर्मी चीफ ने वही मौका अपनाया, लेकिन इमरान खान उसके बाद भी बाज नहीं आए। उन्होंने उनसे कहा कि ये चीज तो मानने की कि खान साहब दोबारा भी इख्तिदार चाहते हैं, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट से अगर पैचअप करना पड़े वो उसके लिए भी राजी हैं, और अगर नहीं करना पड़े तो वो ये कह रहे थे कि भाई मैं एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करूं कि वो माजी की तरह मुदाखलत करे, इनको उतारे, मुझे दोबारा वजीर आजम बना दे, या मैं चूंकि इस वक्त पॉपुलर हूं तो जल्द अज जल्द इंतखाबात करा के मुझे दोबारा वजीर आजम। ये वो डिमांड है मेरे ख्याल से, वो ये कहती है कि नहीं हमारा ये काम नहीं है, आप लोग जाने, आपका काम जाने। लेकिन वो चूंकि उसमें लगे रहे तो उसकी वजह से फौज को भी अनप्रेसिडेंटेड काम करना पड़ा कि कुछ इतलात ऐसी हैं कि आखिर में तंग आके आर्मी चीफ खुद इसका, लेकिन DGISI ने कहा कि जी ये मेरा फर्ज है, मैं बहुत सारी चीजों का विटनेस हूं। तो अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई कि DGISI को DGISPR के साथ बैठ के, अब पहली बात तो ये कि DGISPR जो होता है वो सिर्फ बड़ी फौज के तर्जुमान नहीं होते, वो बहरिया के भी तर्जुमान है, वो एयरफोर्स के भी तर्जुमान है। इसी तरह DGISI जो होता है ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब भाई सुप्रीम कोर्ट और तमाम अफवाज का मौकफ एक है और इमरान खान का मौकफ दूसरा है, और उसकी आड़ में वो फौज को बदनाम कर रहे हैं, वो उसके सरबराह दे रहे हैं, जिसकी वजह से DGISI को आके ये काम करना पड़ा, जो इस बात की अलामत था कि अब फौज और PTI की दोस्ती जो है वो दोस्ती नहीं रही। बहुत शुक्रिया साफी साहब। तो इस तरह पिछले चंद सेशंस में हमने ये देखा कि खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से जो ताल्लुकात थे वो मोहब्बत से नफरत और दोस्ती से दुश्मनी तक कैसे पहुंचे। खान साहब सड़कों पर हैं, अब देखना यह है कि आया वो जो बयानियां लेकर चल रहे हैं वो सही हो या गलत, बिकता है या फिर नहीं। इसे मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।